लिखा कि नहीं लिखा? मैंने आपको बोला था कि लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स करके हेडिंग डाल दो और बिना कुछ सोच के पहले ये वाला एक डेफिनेशन आप लिख दो। अर्नव केटीजी के क्वेश्चन हुए ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। केटीजी के क्वेश्चन हुए थे पिछले इसमें। केटीजी लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स और सब एक ही बकेट में आता है, अलग अलग नहीं है। ठीक है, अलग अलग नहीं है, वो हो चुका है सब कुछ। मैंने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको दिखाया था, वो पूरा का पूरा 3 टॉपिक एक ही है। अब तुम्हारा काम है वो आज मैं होमवर्क देने वाला हूँ केटीजी का भी एंड लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स दोनों का होमवर्क मिलने वाला है आपको। ठीक है, एचसी वर्मा से। एचसी वर्मा से दोनों को होमवर्क मिल जाएगा, वो होमवर्क आपको सबमिट करना है लिख के। ठीक है, अंदर दे दूंगा मैं होमवर्क। चलो लिख के हो गया लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ओके, सो बेसिकली नाउ व्हाट थर्मोडायनामिक्स इज, व्हाट इज लॉज ऑफ। देखो, पहला लॉ तो आपको सबको पता है, राइट? अब यहाँ पे लिखा है थर्मोडायनामिक्स इज स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन हीट, वर्क, टेम्परेचर एंड एनर्जी। In broad terms, thermodynamics deals with the transfer of energy from one place to another and from one form to another. अपने पढ़ा हुआ है, राइट? अब अलग अलग लॉज पहले अपन देखते हैं कि क्या क्या अलग अलग लॉज होते हैं। ठीक है, तो इसके कितने लॉज, कौन से लॉज होते हैं, वो आपको अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है गाइस, जो सबसे पहला लॉ है, सबसे पहला लॉ आपने सबने पढ़ा होगा। पहला लॉ जीरो, सॉरी, मतलब एक्चुअली 3 लॉ होते हैं, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। तो जो सबसे फर्स्ट लॉ है इसको जीरोथ लॉ बोलेंगे। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, देखो क्या लिखा है। इफ टू सिस्टम्स आर each in thermal equilibrium with third system, then they are in thermal equilibrium with each other. ठीक है, that is if A and C are in thermal equilibrium and B and C are in thermal equilibrium, then A and B are also in thermal equilibrium। ये ऑलरेडी हम लोग ने पढ़ा हुआ है, राइट? मतलब आपको चाहिए तो एक चीज ये सिर्फ जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स करके आप लिख दो। ठीक है, इसको भी लिख दो आप लोग। थोड़ा सा लिखने वाली चीज है पहले स्टार्टिंग में। ठीक है, क्योंकि आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए। जैसे ऑब्जेक्ट ए एंड बी, देखो जैसे ऑब्जेक्ट सी इस थर्मोमीटर, यहाँ पे देखो ए एंड सी दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, सी एंड बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम, तो ए एंड बी आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम। यही उन्होंने बताया था, मतलब तीनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा इन शॉर्ट। तो जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम लोग ने ऐसे भी ऑलरेडी पढ़ा हुआ है गाइस। ठीक है, पहले ए और बी को टच करते हैं तो ए और बी अपने थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाता है। फिर बी और सी को अपन टच करते हैं तो बी और सी भी हो जाते हैं। तो ए और बी सपोज थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ए और ए भी है, तो ए और ए भी होना ही पड़ेगा, मतलब दोनों का टेम्परेचर क्या होना पड़ेगा, सेम होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज हम लोग ने देखा हुआ है। इसको भी लिख दो। तो जीरोथ मतलब बकवास लॉ है, ये तो अपन ने ऑलरेडी किया हुआ था। स्टार्टिंग थोड़ा सा लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का स्टार्टिंग जो मैं थोड़ा सा लिखवा रहा हूँ आपको, तब तक एटलीस्ट सारे लोग भी ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, कुछ कुछ लोग एकदम ना सोके सोके आते हैं गाइस। पता है मुझे तुम्हारा स्केड्यूल काफी अच्छा खासा चल रहा है, क्योंकि ऑफलाइन भी स्टार्ट है, ऑफलाइन में भी आ रहे हो, ऑनलाइन में भी आ रहे हो। ठीक है, तो थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा। जेई मेन एंड नीट, आज अभी ये 2 साल मेहनत नहीं करोगे तो कब करोगे भाई? ये इटालियन स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, ये नहीं लिखो, यही लिखो, मतलब इतना लिखो। अब ये दो चीज, ये एक्चुअली पहला वाला स्टेटमेंट, जो ये वाला स्टेटमेंट है, ये लिखने के बाद आपका ये एक्चुअली आपको पता ही है, ए एन सी, ए एन बी, एन, ये वाला तो आपको पता ही है ऑलरेडी, तो इतना लिख दो। ठीक है, जनरली मैं कोई लिखने को बोलता नहीं हूँ, लेकिन आज मेरे को मन किया और पीपीटी में भी लिख के आया था, तो मैंने सोचा कि चलो आप भी लिख दो। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी निकाल के रखोगे, स्क्रीनशॉट भी निकाल के रखो, आपको टाइम आएगा। यस बिल्कुल, थोड़ा सा मैं आपको सोचा कि बोर्ड्स का फील देते थे। ठीक है, थोड़ा सा आपको बोर्ड्स का फील आ रहा है ना थोड़ा सा। बोर्ड्स का मतलब बहुत सारी चीजें आप लिख रहे हो, तो बोर्ड्स का फील तो थोड़ा सा आना ही चाहिए आपको।
चलो लिख के हो गया, जीरोथ लॉ हो गया। अब जाते फर्स्ट लॉ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो लिखा हुआ है गाइस, एक कुछ चीज यहाँ पे मैंने लिखी, ये क्या है वो बताने के पहले सब लोग देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताने के पहले, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एक काम करो चलो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी आप है ना, एक मिनट मैं जरा यहाँ पे कुछ न्यू स्लाइड डाल देता हूँ, ठीक है। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सुनो। अब एक्चुअल में आज जो अपने को पढ़ना है, इट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और वो पढ़ने के पहले, ठीक है, ठीक है, ये जो फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के पहले मैं आपको सिर्फ बताता हूँ कि क्या क्या चीजें होती है, ठीक है। अब सब लोग ध्यान से सुनो यहाँ। आपको सबको पिस्टन पता है? पिस्टन, पिस्टन क्या होता है? मतलब एक वेसल, अपना जो गाड़ी का पिस्टन होता है, जो ऐसे 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 होते रहता है, राइट, ठीक है। और ये चीज आपने मतलब इसमें भी देखा होगा, मतलब केमिस्ट्री में भी आपको बताया गया होगा, पिस्टन पिस्टन, राइट। तो अब पिस्टन मतलब मैं इस तरीके से कुछ चीजें लिखता हूँ। बेसिकली क्या होता है, आपने देखा होगा कार में या कहीं पे भी, ये सिलेंडर, ठीक है, ये सिलेंड्रिकल, ये जो है वो सिलेंडर है, ठीक है, एक सिलेंड्रिकल टाइप का एक वेसल है, वेसल, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये सिलेंड्रिकल टाइप के वेसल को यहाँ पे मैंने फिक्स कर दिया, मतलब मैंने क्या किया, यहां से ऐसे लीड लगा दिया, फिक्स कर दिया, तो ये क्या हो गया गाइस, एकदम फिक्स कर दिया इसको। तो ये तो डब्बा हो गया ना अपना, सिलेंड्रिकल डब्बा, अपने घर में होता है ना सिलेंड्रिकल डब्बा, क्लोज, ठीक है, क्लोज वेसल। तो मुझे होता, इसको मैंने फिक्स कर दिया, तो इसका क्या कांस्टेंट हो गया, कोई बोल सकते इसका क्या कांस्टेंट हो गया? और इसके अंदर मैंने गैस भर दिया, तो इसके अंदर क्या कांस्टेंट हो गया? वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, क्योंकि भाई वॉल्यूम अभी मैं चेंज ही नहीं कर रहा हूँ ना, वॉल्यूम तो मैं चेंज ही नहीं कर रहा हूँ, फिक्स कर दिया मैंने। अब इसके अंदर गैस डाल दिया, फिर मैं इस गैस को हीट कर सकता हूँ, फिर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो आपके दिमाग में ही, क्योंकि इट इज वैलिड फॉर आइडियल गैस। अब पीवी इज इक्वल टू एनआरटी इज वैलिड फॉर आइडियल गैस। अब मैंने वॉल्यूम कांस्टेंट किया, जैसे ही मैंने इसको हीट देना चालू किया, मतलब मैंने टेम्परेचर देना चालू, बढ़ाना चालू किया, प्रेशर बढ़ना चालू होगा कि नहीं, ठीक है। तो क्योंकि हम लोग जनरली हम लोग जो बात करते हो आइडियल गैस की करते हैं, ठीक है, आइडियल गैस की बातें हम लोग करते हैं, तो आइडियल गैस के लिए वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, पीवी इक्वल टू एनआरटी हमेशा दिमाग में रखना है भाई, क्योंकि अपना भगवान वाला इक्वेशन है वो, ठीक है। चलो, लेकिन अभी मुझे क्या करना है, वॉल्यूम को भी चेंज करना है मुझे ना, वॉल्यूम को भी अलग मतलब रखना है कि ये जो वॉल्यूम है वो भी चेंज हो जाए। तो क्या होता है ना, सबसे मस्त वाली चीज होती है, देखो ये एक्चुअली सिलेंड्रिकल है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल टाइप का ये यहाँ पे इस तरीके से ऐसा कुछ दिया रहता है, राइट। मतलब ये जो चीज है ये ऊपर नीचे जा सकती है, मतलब इसका वॉल्यूम, इसको हम लोग बोलते हैं पिस्टन। पिस्टन मतलब एक वेसल जिसकी वॉल्यूम चेंज हो सकती है। गैस कहाँ पे भरा रहता है गाइस? गैस इसमें रहता है, ऐसे इसमें गैस रहता है, ऐसे गैस होता है, ठीक है, इसके अंदर एक गैस है। अब मैंने इसको हीट दिया, इसको मैंने हीट दिया, तो क्या होगा बताओ मुझे, जैसे ही मैंने इसको नीचे से हीट दिया, ये जो गैस है, गैस, ये देखो, ये जो पिस्टन का ये वाला पार्ट है, ऊपर नीचे जा सकता है ना, पिस्टन ऊपर नीचे जा सकता है। तो मुझे बताओ, मैंने जैसे इसको हीट दिया, ये जो मॉलिक्यूल, देखो अपने अभी ना केमिस्ट्री के हिसाब से सोचना नहीं है गाइस, केमिस्ट्री के हिसाब से सोचना नहीं है। इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स है, जो जो मॉलिक्यूल्स घूम रहे होंगे, ठीक है, वो और ज्यादा फटाफट घूमने लगेंगे, फास्ट घूमने लगेंगे, तो ज्यादा कोलाइड करेंगे, मतलब वो इसके ऊपर क्या देंगे गाइस, इसके ऊपर क्या देंगे, इसके क्या बढ़ेगा बताओ, फोर्स डालेंगे, फोर्स डालेंगे मतलब क्या डालेंगे, प्रेशर डालेंगे। और प्रेशर डालने की वजह से, फोर्स डालने की वजह से, देखो यहाँ पे इस गैस मॉलिक्यूल के इसके ऊपर फोर्स आएगा ऐसे, उस फोर्स की वजह से ये जो पिस्टन होगा उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा? थोड़ा सा चीज आपने पढ़ा है गाइस, मुझे लगता है जो नए बैच वाले स्टूडेंट्स है उनका एक्चुअली वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं हुआ है, ठीक है, उनका वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं हुआ है, तो आपको जो नए न्यू बैच वाले स्टूडेंट्स है उनको भी दिमाग में डाल देना, ठीक है। तो ये जो गैस है, ये अंदर जो गैस है, ये इसके ऊपर क्या करेगा, वर्क भी तो करेगा, ये चीजें एक्सपांड हो जाएगी, चीजें एक्सपांड हो जाएगी, वर्क भी करेगा, मतलब गैस वर्क भी कर रहा है, बराबर, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, इसका वर्क कर रहा है। देखो ना, वर्क क्या होता है, वर्क का बेसिक डेफिनेशन क्या है, मतलब मैं ऐसी इवन न्यू स्टूडेंट जो बैठे हुए हैं यहाँ पे, नए बैच वाले, जिनका न्यूटन लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट होने वाला है, तो ये तो वर्क का डेफिनेशन क्या है सब लोग के लिए, वर्क डेफिनेशन क्या होती है, एकदम मतलब एकदम सिंपल वाला डेफिनेशन में लिख के रखता हूँ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअली फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है वो, ठीक है, फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट, हम लोग ने स्केलर वेक्टर में भी पढ़ा था, एफ डॉट एस,
अभी के लिए वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सपोज ये मैंने डेल्टा एस लिखा, तो एफ इंटू डेल्टा एस, ये होता है मेरा वर्क। ठीक है, तो वर्क हो गया, डेल्टा डब्ल्यू भी लिख सकता हूं मैं। तो मेरा जो टोटल वर्क हुआ एफ इंटू डेल्टा एस हो गया, राइट गाइस। मतलब क्या क्या चीजें हुई देखो यहाँ पे, मैंने यहाँ पे प्रोवाइड की हीट। हीट को अपन लिखते हैं डेल्टा क्यू, ये तो अपन ने पहले भी देखा है, डेल्टा क्यू हीट लिखते हैं। तो मैंने प्रोवाइड की हीट, हीट के वजह से ये हो गया एक्सपांड, ये हो गया ऊपर। जैसे ही एक्सपांड हो गया, ठीक है, मतलब इस गैस ने क्या किया, वर्क। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो एनर्जी कंजर्वेशन बचपन में देखा है कि नहीं होता। अरे भाई जितना मैं एनर्जी प्रोवाइड करता हूँ उतनी तो एनर्जी हमारे पास, एनर्जी तो बनती नहीं है। तो मैंने सपोज डेल्टा क्यू इतनी एनर्जी प्रोवाइड की, मतलब गैस को मैंने डेल्टा क्यू इतनी एनर्जी दी, तो गैस ने किया वर्क। और आपने देखा है इसकी जो जो अपने मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैस की जो मॉलिक्यूल्स उनकी क्या बढ़ी गई, उनकी क्या बढ़ी, कौन सी एनर्जी बढ़ी, इंटरनल एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी। बेस काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, मतलब काइनेटिक एनर्जी को हम लोग आइडियल गैस में क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी बढ़ गई भाई। तो गैस की इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। ठीक है, तो क्या हो गया गैस, गैस की इंटरनल एनर्जी भी बढ़ गई, डेल्टा यू, इसको बोलते हैं डेल्टा यू बढ़ गई। गैस ने वर्क किया, तो जो मैंने एनर्जी प्रोवाइड की उससे गैस की इंटरनल एनर्जी बढ़ी, प्लस गैस ने क्या किया, प्लस गैस ने क्या किया, वर्क किया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये समझ में आ रहा है क्या। केमिस्ट्री में ये सब प्लस माइनस का प्रॉब्लम है, वो भूल जाओ, अभी अपन फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स के हिसाब से सोचो। ठीक है, बेसिकली क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन, बचपन से पढ़ के आए हम लोग। एनर्जी मैंने दी, कुछ एनर्जी इंटरनल एनर्जी में बढ़ी और कुछ गैस ने वर्क किया। इतना समझ में आया। ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा है इसी को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। समझ में आ रहा है क्या कुछ चीजें, या नहीं समझ में आ रहा है। ये वर्क वगैरह क्या है वो बाद में देखेंगे, पहले इतना समझ में आया। मैंने क्या किया एकदम सिंपल, मैंने जो एनर्जी प्रोवाइड की जिसको हीट बोलेंगे, तो मैंने एक्सटर्नली इस गैस को हीट प्रोवाइड की, एनर्जी प्रोवाइड की। कुछ एनर्जी गैस की इंटरनल एनर्जी में, कुछ एनर्जी गैस के इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई और कुछ गैस ने वर्क किया, खत्म बात। तो ये सब कुछ जूल है, जूल जूल या कैलोरी, कैलोरी कैलोरी कैलोरी, जूल जूल जूल, समझ में आ रहा है। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज यू, तुम ना मार खाओगे, कुछ कुछ लोग जो होते हैं वो बोलते सर यू क्या है। अब मुझे तो ऐसे लोगों को मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए, भाई वेदांत तू मार खाएगा। यू क्या बोलते हैं अपन, यू को पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, भूल गया क्या। यू को इंटरनल एनर्जी बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अपने थर्मल थर्मल थर्मो थर्मोडायनेमिक्स के मतलब या हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में यू को हम लोग क्या बोलेंगे गाइस, इंटरनल एनर्जी। इसको हम लोग बोलेंगे इंटरनल एनर्जी। हीट, इंटरनल एनर्जी, ये टर्म मैंने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में भी पढ़ा दिया था, आपको याद होगा। ये टर्म मैंने यू लिखा नहीं था पहले, काइनेटिक एनर्जी के इसमें बाजू में यू करके लिखा था मैंने। अब बाद में मैं बताऊंगा कि इंटरनल एनर्जी में एक्चुअली सिर्फ काइनेटिक एनर्जी नहीं आती, काइनेटिक एनर्जी आती है, वाइब्रेशन एनर्जी आती है, वो मैं बताऊंगा। इंटरनल एनर्जी को डेप्थ में पढ़ने वाले, टेंशन मत लो कृष्णा। एट प्रेजेंट इंटरनल एनर्जी अभी जो मैंने बताया बताया वो काइनेटिक एनर्जी है। धीरे धीरे मैं उसको बोलूंगा, इंटरनल एनर्जी को थोड़ा सा अलग अपन करेंगे, ठीक है। इतना मुझे बताओ समझ में आया क्या सबको, इतना मुझे समझ में आया क्या। क्या डेरिवेटिव फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, क्या इसको डेरिवेटिव फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, क्या इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, ये डिफरेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, डिफरेंशियल फॉर्म में। डेल्टा क्यू मतलब क्या, मैंने कितनी एनर्जी, छोटी एनर्जी प्रोवाइड की, डी क्यू। ठीक है, मैंने डी क्यू एनर्जी प्रोवाइड की जिससे मेरी छोटी एनर्जी बढ़ी, डी यू। छोटा वर्क किया, डी डब्ल्यू। लिख सकते कि नहीं लिख सकते गाइस, अरे ये भी तो लिख सकते हैं ना। ये नॉर्मल फॉर्म हो गया, ये डिफरेंशियल फॉर्म हो गया। कुछ लोग जो होते हैं गाइस ऐसा भी लिखते हैं, कुछ लोग बोलते हैं क्यू इज इक्वल टू यू प्लस डब्ल्यू, ऐसा भी लिखा जाता है कुछ बुक में, ऐसा भी लिखा जाता है। लेकिन ये मत लिखो आप लोग, आप टेंशन मत लो, ये दोनों ही लिखो, ठीक है। डेल्टा सिंबल अपने को अच्छा लगता है, कुछ बुक में क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क लिखा जाता है।
समझ जाओ यार, मतलब सेम ही चीजें हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। नहीं, ये वर्क वाला सिंबल है, ओमेगा सिंबल थोड़ी है, वर्क वाला सिंबल है। डब्ल्यू वर्क है वो। वर्क। हाँ, अब ये लिखने के बाद ना गाइस, राइट द स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का स्टेटमेंट भी लिखो। इतना लिख के हो गया गाइस? इतना लिख के हो गया? ये डायग्राम निकालो, ये डायग्राम निकालो। हीट प्रोवाइड किया, इंटरनल एनर्जी बढ़ गई और वर्क हो गया। तो ये चीज स्टेटमेंट लिखो, फिर उसके बाद ये वाला स्टेटमेंट लिखो। ठीक है, और एक एक अपना ये वाला भी कर लो, फिर उसके बाद मैं आपको 2-3 क्वेश्चन बताऊंगा। लिख दो इसको। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट द टोटल इंक्रीज इन द एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू द इंक्रीज इन थर्मल एनर्जी प्लस द वर्क डन ऑन द सिस्टम। ठीक है, अब ये वाला जो चीजें लिख दो। अब ये सब यार एनर्जी कंजर्वेशन वगैरह सब लिखने की जरूरत नहीं है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इज देयरफॉर सब्जेक्ट टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन। यही तो मैंने बताया, मतलब हीट प्रोवाइड किया, इंटरनल एनर्जी बढ़ी और उसने वर्क किया, यही तो दिखा है यहाँ पे देखो। तो इस केस में भी क्या दिखाया हुआ है, क्या बोलूंगा मैं यहाँ पे, हीट प्रोवाइड किया जिससे मेरी इंटरनल एनर्जी बढ़ी और कुछ वर्क हो गया, काम खत्म। ठीक है, इसका डिफरेंशियल फॉर्म क्या है, हीट प्रोवाइड किया, कुछ इंटरनल एनर्जी बढ़ी प्लस कुछ वर्क हुआ। सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? ये लिखो। हो गया लिख के? लिखो चलो फटाफट। ठीक है गाइस, गाइस गाइस, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हाँ, पीपीटी में ये शेयर, ओके ठीक है, पीपीटी भी शेयर कर लूंगा आपके साथ गाइस। मैं पीपीटी भी ये वाला शेयर कर लूंगा आपके साथ, ठीक है आज। ऐसा कोई जरूरत नहीं, कांस्टेंट प्रेशर वगैरह कुछ जरूरत नहीं है, इन जनरल है। ये सब कुछ आएगा अभी। सब लोग यहाँ पे देख लो पहले अभी। सब लोग यहाँ पे देखो। चलो आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल, थोड़ा छोटा सा एग्जाम्पल अभी सब लोग देखो। ठीक है, लिख लो चलो। किसी कोई फट करके जिसका नहीं लिखा है स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना। स्क्रीनशॉट ले लो जिन्होंने नहीं लिखा है। ये लिखवाने का काम मैं ज्यादा करता नहीं हूँ, लेकिन ठीक है, अभी डेफिनेशन आज मैंने सोचा कि चलो यार थोड़ा सा कुछ तो डेफिनेशन आपको लिखना चाहिए, थोड़ा सा फील आना चाहिए कि हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा सा लिखने वाला टॉपिक है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब सब लोग ध्यान से सुनो। ऐसा पकड़ लो कि एक ये वेसल है, मतलब पिस्टन है या वेसल है। ये वेसल, ये मूवेबल है, मूवेबल, ठीक है, ये मूवेबल है।
तो मुझे बताओ मूवेबल है मतलब क्या चीज हो सकती है यहाँ पे? वॉल्यूम चेंज हो सकता है। मुझे तो वॉल्यूम चेंज हो सकता है। सपोज ये मूवेबल नहीं होता तो मुझे तो वर्क डन कितना होता? वर्क डन बाय गैस कितना होता? सपोज ये मूवेबल नहीं होता, फिक्स होता, तो वर्क डन कितना होता? जीरो, क्योंकि वॉल्यूम चेंज डिस्प्लेसमेंट की नहीं होती ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है। अरे भाई फोर्स लगा रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, तो जीरो होता वर्क डन। अरे वर्क डन जीरो मतलब कुछ वर्क ही नहीं होता। ठीक है, तो अब इस केस में ये मूवेबल है। ठीक है, अब ये मूवेबल है और मैंने बोला है कि यहां से हीट दी, यहां से हीट दी, मैंने बोला कि यहाँ पे हीट दी 200 जूल, 200 जूल हीट दी, और 200 जूल के वजह से इसकी जो एनर्जी बढ़ी, गैस की जो एनर्जी बढ़ी, वो बढ़ी 80 जूल। तो बोला है फाइंड वर्क डन, फाइंड वर्क डन बाय गैस, वर्क बाय गैस कितना होगा? ठीक है, तो फाइंड वर्क डन बाय गैस कितना होगा पूछा हुआ है। कितना होगा बताओ मुझे भाई, बेसिक मैथ्स। इतनी हीट दी मैंने, तो यहां पे मैं लिखता हूं हीट इज गिवन या हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, हीट इज एब्जॉर्ब बाय द वेसल, बाय द सिस्टम। ठीक है, इधर से बाय द गैस कर लेते, चलो। दिस मच एनर्जी इज एब्जॉर्ब, हीट इज, तो आप ये भी लिखो हीट इज एब्जॉर्ब बाय द गैस, कितना? 200 जूल। चेंज इन इंटरनल एनर्जी 80 जूल है। ठीक है, फाइंड द वर्क डन बाय द गैस कितना होगा? अभी तो अपन ने देखा, क्या बोला मैंने? हीट, एनर्जी कंजर्वेशन, मैंने हीट दी, कुछ इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ प्लस वर्क हुआ, तो मुझे निकालना डेल्टा डब्ल्यू कितना होगा। तो वर्क डन कितना होगा? डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा यू। काम खत्म। कितना मैंने हीट दिया? 200, तो 200 माइनस 80, तो आंसर कितना है? 120 जूल। सबको समझ में आ रहा है क्या? एकदम बेसिक वाला एग्जांपल, सबको समझ में आ रहा है एकदम बेसिक वाला एग्जांपल? ठीक है गाइस, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। ठीक है, अब छोटा सा एग्जांपल 2, सब लोग यहाँ पे देखो। दिस वेसल एंड दिस वेसल हियर, दिस इज फिक्स्ड। ठीक है, और बोला है कि मैंने हीट प्रोवाइड किया, सो हीट इज एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम इज 80 जूल। सो 80 जूल इज हीट, 80, और इसके अंदर गैस है। 80 जूल हीट इज एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम। यहाँ पे लिखा है हीट एब्सॉर्ब बाय द गैस इज 80 जूल। ठीक है, तो बोला है फाइंड 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 वर्क डन एंड फाइंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी। बताओ कितना होगा? बताओ कितना होगा? नाउ दिस इज फिक्स्ड। ठीक है, दिस वॉल इज फिक्स्ड, तो मुझे बताओ कि कितना होगा? एकदम सिंपल सिंपल चीज है। ठीक है, लेकिन इससे आपका बेस बनेगा गाइस, बेस बनेगा। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे वर्क डन कितना होगा? 80 जूल हीट प्रोवाइड की मैंने। अब सिंपल सी बात है, फिक्स्ड है, फिक्स्ड है तो वर्क डन कितना होगा? वर्क डन कितना होगा? जीरो होगा। वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। ठीक है, वर्क डन जीरो हो गया। ठीक है, अब मुझे तो वर्क डन जीरो हो गया, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब ये जीरो है। ठीक है, तो ये जो है वो तो 80 जूल है, तो 80 इज इक्वल टू क्या हो गया? डेल्टा यू। तो डेल्टा यू की वैल्यू कितनी होगी? 80 होगी, क्योंकि ये चीज कितनी है? जीरो है। ठीक है, तो आंसर कितना है यहाँ पे? इसका आंसर है 0 जूल, और इसका आंसर कितना है? 80 जूल। समझ में आ रहा है क्या गाइस? तो हाउ टू यूज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स समझ में आया?
हाउ टू यूज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझ में आया? एकदम सिंपल, हीट दिया, हीट। अब यहाँ पे देखो मैंने एक टर्म यूज किया है, हीट एब्सॉर्ब बाय द गैस। ठीक है, हीट एब्सॉर्ब बाय द गैस। अब मैं और एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ, यहाँ पे सब लोग देखो, छोटा क्वेश्चन है, समझने लायक है। ठीक है, आगे करें, आगे करें। ये किसी को तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी ले लो, और फटाफट लिखो यार, मतलब एकदम आराम आराम से क्यों लिख रहे हो यार? हम्म, ठीक है, डन हो गया। चलो अब एग्जाम्पल 3 देखो, एग्जाम्पल 3 देखो गाइस। सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो। ठीक है, मैं यहाँ पे जो जो चीज लिख रहा हूं, वर्क डन ऑन द गैस इज इक्वल टू 100 जूल। ठीक है, कुछ मैं चीजें लिख रहा हूं यहाँ पे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू 80 जूल। तो क्वेश्चन मार्क ऐसा है, आप पहले मुझे बताओ, यहाँ पे हीट, हीट एब्जॉर्ब होगी, एब्जॉर्ब और रिजेक्टेड, और कितनी? तुम्हारे हिसाब से हीट एब्जॉर्ब की होगी या रिजेक्ट की होगी, और कितनी, ये बोला हुआ है। ठीक है, एक क्वेश्चन में इतना ही दिया है, बस मुझे बताओ वर्क डन ऑन द सिस्टम 100 जूल, चेंज इन इंटरनल एनर्जी 80 जूल। तो मुझे बताओ हीट एब्जॉर्ब होगी या रिजेक्टेड होगी। अब इसमें कुछ चीज है, ठीक है, ये आपको समझना जरूरी है। ठीक है, एंड डोंट कंफ्यूज, डोंट गेट कंफ्यूज विद योर केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री के साथ कंफ्यूज नहीं होना है। चलो अब यहाँ पे एक बात बताओ, ठीक है, जो मैंने फर्स्ट एग्जांपल दिया था, मुझे बताओ, मुझे बताओ, यहाँ पे ये पिस्टन ऊपर जा रहा था। अब मैं धीरे धीरे वर्क में घुस रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे पिस्टन ऊपर जा रहा था, तो मुझे तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है, दोनों क्या है? जब पिस्टन सपोज ऊपर जाता है, तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है? सेम डायरेक्शन में है। याद करो, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, तो वर्क डन पॉजिटिव होता है निगेटिव? वर्क डन पॉजिटिव होता है निगेटिव? सब लोग यहाँ पे पहले देखो यार। ठीक है, वर्क डन पॉजिटिव होता है, वर्क डन निगेटिव कब होगा? ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ चीजें बोल रहा हूँ, ध्यान से देखना। ठीक है, जो कुछ चीजें बोल रहा हूँ ध्यान से देखना। ठीक है, क्योंकि अभी मैं पूरा का पूरा वर्क में पढ़ा नहीं वाला हूँ, लेकिन तभी मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, ध्यान में रखना, ये एक, ये वेसल है, इसके अंदर गैस है, कभी भी ध्यान में रखना, फोर्स इस डायरेक्शन में और ये डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो फोर्स वेटेड डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन, तो वर्क क्या हो जाएगा? वर्क क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। वर्क क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और अब मुझे एक बात बताओ यार, इसको क्या बोलते हैं? ये गैस नहीं, वर्क डन बाय द गैस ना, इंग्लिश में क्या बोलेंगे भाई? वर्क डन बाय द गैस। अरे भाई, गैस पिस्टन को ऊपर लेके जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई? वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय द गैस। ठीक है, अब सिमिलरली यहां पे मुझे बताओ, ये पिस्टन है, ठीक है, और कहीं 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 इसका डिस्प्लेसमेंट ऐसा है, और इसने जो फोर्स लगाया, इसने जो फोर्स लगाया, गैस ने जो फोर्स लगाया, वो इस डायरेक्शन में है। तो बेसिकली पिस्टन अभी कहां पे मूव कर रहा है? जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे पिस्टन ऊपर मूव किया,
यहाँ पे पिस्टन कहाँ पे मूव किया, डिस्प्लेसमेंट नीचे है तो पिस्टन कहाँ पे मूव किया, नीचे मूव किया, तो डिस्प्लेसमेंट ऐसा, फोर्स ऐसा, तो मुझे होता है यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन क्या हो जाएगा, थोड़ा सा अपना डेफिनेशन लगाओ ना वर्क का, फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या होता है माइनस एफ एस होता है ना, वर्क डन क्या होता है यहाँ पे माइनस एफ एस, यहाँ पे वर्क क्या होता है, वर्क को एकदम सिंपल टर्म में लिखेंगे तो प्लस एफ एस, यहाँ पे वर्क क्या होता है माइनस एफ एस, तो वर्क डन निगेटिव हो गया, वर्क डन इज निगेटिव, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, गैस को दबा रहे अपन तो इसको बोलेंगे वर्क इज डन ऑन द गैस, तो वर्क डन ऑन द गैस बोलेंगे, राइट, ये टर्म इंपॉर्टेंट है। तो जब मैं बोलूंगा वर्क डन बाय द गैस वो पॉजिटिव होगा, वर्क डन ऑन द गैस निगेटिव होगा, राइट गाइस। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, वर्क डन ऑन द गैस इज 100 जूल, तो एक्चुअली डेल्टा डब्ल्यू, तो मेरा ये जो पूरा इक्वेशन है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू में डेल्टा यू की वैल्यू कितनी है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो लिखिए 80 जूल, तो ये तो 80 जूल कर दिया। डेल्टा डब्ल्यू कितना है यहाँ पे, वर्क डन ऑन द गैस, तो मुझे तो डेल्टा डब्ल्यू कितना होना चाहिए यहाँ पे, डेल्टा डब्ल्यू कितना होना चाहिए फिर यहाँ पे -100 होना चाहिए कि नहीं, वर्क डन निगेटिव होना चाहिए कि नहीं, वर्क डन ऑन द गैस है, वर्क डन बाय द गैस पॉजिटिव, ऑन द गैस निगेटिव, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे 80 माइनस 100, तो आंसर कितना है यहाँ पे बताओ, यहाँ पे आंसर कितना आया, यहाँ पे मेरा आंसर है -20 जूल। अब डेल्टा क्यू -20 जूल है, माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब क्या है, हीट, हीट क्या गैस को दी है क्या, हीट गैस से निकाली है, देखो ध्यान में रखना, प्लस मतलब क्या, हीट देना, ठीक है, जब मैं बोलता हूं ना इसको हीट दी, हीट दी, दिस कॉल्ड एब्जॉर्ब, हीट दी मतलब एब्जॉर्ब, ठीक है, और हीट निकली मतलब क्या, इसका मतलब क्या, रिलीज और रिजेक्टेड, हीट रिजेक्टेड, ठीक है, तो ध्यान में रखना, हीट एब्जॉर्ब मतलब पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव, हीट रिजेक्टेड मतलब क्या, ये सारे साइन कन्वेंशन समझ में पहले आ रहे क्या तुम लोग को। तो यहाँ पे डेल्टा क्यू -20 है, -20 मतलब क्या हो गया, हीट क्या होगी, रिजेक्ट हो गई, रिजेक्ट, हीट इज बीइंग रिजेक्टेड बाय द गैस, समझ में आ रहा है। तो कितनी हीट निकली, 20 जूल इतनी हीट निकली, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। पहले मुझे तो साइन कन्वेंशन सबको समझ में आ रहा है, तो सबको साइन कन्वेंशन में बता रहा हूँ, एक बार सबको साइन कन्वेंशन लिखना है, ठीक है, साइन कन्वेंशन जो मैं बता रहा हूँ वो सबको लिखना है, कृष्णा यार दिमाग मत लगाओ, फिजिक्स वाला भी यहाँ पे पहले दिमाग मत लगाओ, पहले साइन कन्वेंशन लिखो, पहले इतना लिखो, मैं इसको सब कुछ बताऊंगा, पहले इतना लिखो, इतना लिखो, और फिर मैं कुछ कन्वेंशन बताऊंगा, वो कन्वेंशन आपको दिमाग में रखना है बस, पहले इतना लिख दो, पहले इतना लिख दो बिना कुछ दिमाग में रख के, मतलब बिना कुछ दिमाग लगा के इतना लिख दो पहले, वर्क डन ऑन द गैस है 100 जूल, तो इसका आंसर कितना है -100 वर्क डन, इस वाले इक्वेशन में वर्क डन इज -100 जूल आएगा, ठीक है, ध्यान में रखना। अब मैं क्या है वो बताऊंगा तुमको, ठीक है, पहले क्या है वो तुमको बताऊंगा, यहाँ पे सब लोग देखो, हो गया लिख के आपके, सबका लिख के हो गया क्या, ये वाला क्वेश्चन हो गया लिख के, अब कुछ रूल्स गाइस, कुछ रूल्स, कुछ रूल्स मतलब जो अपने को आपको फॉलो करने हैं, कुछ साइन कन्वेंशंस, ठीक है, तो फ्यू साइन कन्वेंशंस अपने को फॉलो करने हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे वापस बता रहा हूं, डेल्टा क्यू प्लस होगा मतलब क्या, यहाँ पे क्या, हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस, ठीक है, डेल्टा क्यू निगेटिव होगा मतलब क्या, हीट रिजेक्टेड और रिलीज बाय द गैस, ठीक है, हीट रिलीज्ड बाय द गैस, वर्क पॉजिटिव होगा, वर्क पॉजिटिव होगा मतलब क्या, वर्क डन, वर्क डन बाय द गैस, वर्क डेल्टा डब्ल्यू निगेटिव होगा मतलब क्या,
वर्क डन ऑन द गैस। इतना सबको समझ में आ रहा है? ये सबको साइन कन्वेंशन समझ में आ रहा है? ठीक है। और सबके लिए अपना भगवान वाला इक्वेशन कौन सा होगा? अब से अपना आज के लिए, इस लेक्चर के लिए भगवान वाला इक्वेशन क्या होगा? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। और कुछ बोलेगा सर हमको ना डेरिवेटिव बहुत अच्छा लगता है, तो डिफरेंशियल फॉर्म में इसका इक्वेशन आएगा डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन सेम ही है, मतलब इसमें ये सब साइन कन्वेंशन अपने को डालना होता है। समझ में आ रहा है? सिस्टम विस्टम वर्ड यूज मत करो अभी, बाय द गैस वगैरह बोलो, मतलब गैस ही अपना सिस्टम है बेसिकली, राइट? वर्क डन बाय द सिस्टम, ये वो भी नहीं, मैंने बाय द गैस क्यों लिखा है? क्योंकि वेसल में गैस और गैस अपना काम कर। ठीक है, ठीक है गाइस, हो गया? साइन कन्वेंशन लिख के हो गया? अब क्या करना है बताए गाइस, गाइस गाइस सब लोग देखो, जिन लोगों को जिन लोगों को अपन ने क्या देखा, इन जनरल देखा कि डीक्यू की वैल्यू डेल्टा क्यू इतना है, डेल्टा यू इतना है, तो डेल्टा डब्ल्यू कितना, डेल्टा डब्ल्यू इतना, डेल्टा यू इतना, तो डेल्टा क्यू कितना है, सब कुछ देख लिया अपन। अब एक एक टर्म के बारे में पहले अपन स्टडी करेंगे, एक एक टर्म, मतलब जैसे आपको वर्क डन क्या होता है वो सब समझ में आया, ठीक है? डेल्टा यू आपको समझ में आया, डेल्टा क्यू आपको समझ में, आपका काम हो गया। ठीक है, तो अब हर एक टर्म के बारे में अलग 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 पढ़ेंगे और सारे टर्म्स को एक साथ देखेंगे। जैसे सारे टर्म को मैं एक साथ देखता हूं, मेरा काम हो गया। ठीक है, सो गाइज हम लोग पहले अलग अलग टर्म को अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, सबका मतलब इसको टर्म को अलग, इसको अलग, इसको अलग, और सब टर्म को फिर एक साथ पढ़ेंगे। तुम्हारा काम खत्म, पूरा का पूरा तुम्हारा हिट खत्म। समझ में आ रहा है? हिट पूरा का पूरा तुम्हारा खत्म हो जाएगा, राइट? हाँ, तो फर्स्ट लॉ के अंदर ही, मतलब ये फर्स्ट लॉ के अंदर मतलब क्या, पूरा हीट एंड थर्मोडायनामिक्स जो मैं बोल रहा हूँ ना, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो अपन ने पढ़ा है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में सिर्फ एक ही इक्वेशन अपन ने पढ़ा, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, बाकी सब उसके चमचे हैं, राइट? ये जो है, ठीक है, इसके बाद हीट खत्म हो जाता है अपना। तो हीट ट्रांसफर बचेगा, हीट ट्रांसफर अलग से, उसके लिए मैं लेक्चर लूंगा, टेंशन मत लो, वो एक वीक उसके ऊपर भी दूंगा मैं। ठीक है, अब सब लोग सुनो, सब लोग सुनो, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गाइस। ठीक है, यहाँ पे सब लोग देखो, यहाँ पे सब लोग देखो, थर्मोडायनामिक प्रोसेस क्या लिखा है यहाँ पे, देखो, थर्मोडायनामिक प्रोसेस। नाउ व्हाट इज थर्मोडायनामिक प्रोसेस? अब यहाँ पे एक सिंपल सी बात है, मैंने आपको बोला था ना, एक वेसल है, मतलब ये वेसल है, वो मूवेबल वेसल है। ठीक है, मतलब मूवेबल मतलब वो एक एक उसका वॉल ऊपर नीचे जा सकता है, एक्सपांड हो सकता है। तो उस वेसल का एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे तो कोई भी स्टेट, मतलब उस गैस की मुझे स्टेट डिफाइन करनी है, उसके अंदर जो गैस भरा है उसकी स्टेट डिफाइन करनी है, तो मुझे क्या क्या पता होना चाहिए? ठीक है, मोल्स तो होंगे ही भाई, बिल्कुल। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में आप देखो ना, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, तो मैंने कोई भी गैस की स्टेट जो डिफाइन होती है वो पीवीटी, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, P1 V1 T1। अब जब मैं उसको हीट देता हूं या कुछ करता हूं, तो वो दूसरे स्टेट पे कन्वर्ट होता है, तो स्टेट वन से स्टेट टू में जाता है। तो स्टेट वन से स्टेट टू में जो जाता है ना, उसको ही गाइस हम लोग बोलते हैं थर्मोडायनामिक प्रोसेस। स्टेट वन से स्टेट टू में गैस को लेके जाना, मतलब जो पिस्टन था अभी ऊपर हो गया, राइट? पहले वॉल्यूम V1 था, वॉल्यूम V2 हो गया, प्रेशर P1 था, P2 हो गया, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना, उसको हम लोग बोलेंगे गाइस थर्मोडायनामिक प्रोसेस। आपको पता है कितने थर्मोडायनामिक प्रोसेस होते हैं? कितने थर्मोडायनामिक प्रोसेस होते हैं पता है आपको? गाइस गाइस, देयर आर बेसिकली, मेजरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस। सब लोग यहाँ पे देखो, ठीक है? अब बाद में देखेंगे, अभी छोड़ो इसमें। थर्मोडायनामिक दो टाइप के होते हैं, लेकिन अभी के लिए हम लोग यहाँ पे एक चार लिखेंगे। ठीक है, जो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सब लोग देखो यहाँ पे, जो अपने को पढ़ने हैं मैं यहाँ पे लिखता हूँ, और फिर मैं थर्मोडायनामिक प्रोसेस बाद में जाके मैं
दो एक्चुअल वाले थर्मोडायनेमिक प्रोसेस आपको बताऊंगा। ठीक है, ये प्रोसेस होते हैं गाइस, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, सब लोग को पता है। ठीक है, कौन से आइसोकोरिक प्रोसेस, ये सबको पता है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा डेप्थ में हम लोग पढ़ेंगे बाद में। उसके बाद और एक प्रोसेस होती है आइसो बारीक प्रोसेस, ये सब आपने पढ़ा होगा मोस्ट प्रोबेबली। पढ़ा है क्या ये सब? आइसोथर्मल प्रोसेस, ये अलग अलग थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस है। अभी इधर इधर ही लिख दो, फिर मैं उसको और डिटेल में बताने वाला हूँ। दो बार लिखूंगा तो आपको दिमाग में जाएगा। ये तो यहाँ पे नहीं पता था मैं, लेकिन यहाँ पे लिख दिया मैंने एज अ थ्योरी। ठीक है, जो चार थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस हम लोग हमेशा पढ़ते हैं, आइसोकोरिक, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस एंड एडियाबैटिक प्रोसेस, ये चारों चार आप लिख के रखो। ठीक है, तो स्टेट वन से स्टेट टू में हम गैस को लेके जा रहे हैं। अब गाइस गाइस गाइस, इसको गाइस इसको ध्यान में रखना, इसको जब हम लोग ग्राफ पे दिखाते हैं, तो ग्राफ आपको, मुझे पता है बहुत, मुझे पता है कि आपको ग्राफ बहुत गंदा लगता है, बट इसको जब हम लोग ग्राफ पे दिखाते हैं, जैसे यहाँ पे देखो, एक्स एक्सिस बना दी, वाई एक्सिस बना दी, और ये एक इसका इनिशियल स्टेट है, इनिशियल, ये है इसका फाइनल स्टेट गैस का। ठीक है, आई मतलब इनिशियल, याद है ना? एफ मतलब फाइनल, इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में गैस को लेके गए। कैसे लेके गए? कोई बोलेगा सर ऐसे लेके गए, कोई बोलेगा सर ऐसे लेके गए, कोई बोलेगा सर ऐसे लेके गए। तो ये जो होता है, यही तो प्रोसेस है जो मैंने यहाँ पे ग्राफ को ड्रॉ किया है ना। अभी जो डायग्राम होता है ना गाइस, इस डायग्राम को हम लोग बोलते हैं गाइस इंडिकेटर डायग्राम। क्या बोलते हैं? इंडिकेटर डायग्राम। ठीक है, आईडी, इसको हम लोग बोलते हैं गाइस इंडिकेटर डायग्राम, आईडी। ठीक है, तो जो ग्राफ हम लोग डिस्कस करते हैं, कोई भी ग्राफ बनाएंगे हम लोग, ठीक है, उस ग्राफ को, मतलब जैसे वहां पे एफबीडी होता है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में, फ्री बॉडी डायग्राम, वैसे इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंडिकेटर डायग्राम फॉर द स्पेसिफिक प्रोसेस, इनिशियल से फाइनल। ठीक है, ये थ्योरी था, लिख के रखो। थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस करके हेडिंग डाल दो। तो थर्मोडायनेमिक, इसको हम लोग बोलेंगे थर्मोडायनेमिक स्टेट वन। ये सब मस्त मस्त टर्म्स है, थोड़ा सा फैंसी वर्ड होता है ना। थर्मोडायनेमिक स्टेट वन से लेके थर्मोडायनेमिक स्टेट टू में हम लोग लेके जाएंगे गैस को, कुछ कुछ करके, कौन से प्रोसेस से, तो अलग अलग, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। देखो मजा आ रहा है ना बोलने के लिए? तो ऐसे थोड़ा सा स्टड बनने का मतलब, जाके कॉमर्स एंड आर्ट्स के सामने ऐसा कुछ 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 वर्ड आप यूज करोगे तो मजा आएगा आपको। ठीक है, तो इसको यहाँ पे लिखने का, थर्मोडायनामिक। ठीक है, थर्मोडायनामिक स्टेट वन, थर्मोडायनामिक स्टेट टू, समझ में आ रहा है? तो थर्मोडायनामिक्स से, थर्मोडायनामिक स्टेट वन से थर्मोडायनामिक स्टेट टू में हम गैस को लेके जाएंगे या सिस्टम को लेके जाएंगे। तो जो प्रोसेस होगी उसको हम लोग बोलेंगे थर्मोडायनामिक प्रोसेस। थर्मोडायनामिक प्रोसेस कितने टाइप की होती है? देखो यहाँ पे चार टाइप की होती है, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक। खत्म। सबको दिमाग में आया? एटलीस्ट थोड़ी थ्योरी दिमाग में आई। अब इनको मुझे सपोज ग्राफिकल वे में दिखाना है, तो ग्राफिकल वे में ऐसे दिखा सकता हूँ, इनिशियल से फाइनल, अलग अलग तरीके से मैं जा सकता हूँ। और वो जो डायग्राम होती है उसी को हम लोग बोलते हैं इंडिकेटर डायग्राम। खत्म हो गया भाई, और क्या चाहिए?
गाइस लिख के हो गया? ठीक है, ठीक है, सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो। अब मैंने आपको जैसे बोला था कि हम लोग क्या करेंगे, एक एक टर्म देखेंगे गाइस, एक एक टर्म अपन को देखना है, एक एक टर्म। तो एक एक टर्म देखने के लिए मैं थोड़ा सा आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ, सब लोग यहाँ से ध्यान से देखो, ठीक है? जो मैं आपको यहाँ पे देख रहा हूँ, अभी पहले मैंने क्या बोला था आपको, एक इक्वेशन अपने को सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन होता है डेल्टा क्यू, दैट इज हीट इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, राइट? ये मेरा हीट का इक्वेशन है, ये मेरा सॉरी, ये मेरा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। उसका पहला, सबसे पहला टर्म जो होता है ना गाइस, मैकेनिक्स में अपन ने पढ़ा था, वर्क अपना सबसे पहला टर्म है, ठीक है? तो सबसे पहला टर्म जो है अपन वर्क देखेंगे, ये वर्क होता क्या है, ठीक है? क्योंकि ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, तो वर्क टर्म समझना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज डेल्टा क्यू, व्हाट इज डेल्टा डब्ल्यू, वर्क, ठीक है? तो अब वर्क के लिए यहाँ पे सब लोग देखो, ध्यान से देखो, एकदम सिंपल। हम लोग क्या करेंगे, एक सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूं, ठीक है? वर्क को डब्ल्यू के, मतलब डब्ल्यू को हम लोग क्या लिखते हैं, फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में तो प्लस एफ एस, एफ एन एस अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस एफ एस, याद है सबको, पढ़ाया था मैंने, ठीक है? तो वर्क फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट होता है। अब इसका मैं एक छोटा सा वर्जन लेता हूँ, सिंपल वाला, एफ इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? अब मुझे डेल्टा डब्ल्यू, सॉरी डी डब्ल्यू क्या होता है, व्हाट इज स्मॉल वर्क डन? कोई बोल सकते हैं व्हाट इज स्मॉल वर्क डन? स्मॉल वर्क डन को डी डब्ल्यू को क्या लिखते हैं? जो स्मॉल वर्क डन होता है वो क्या होता है, एफ इंटू डी एस, एफ इंटू डी एस। गाइस इसी में थोड़ा जुगाड़ करते, इसी में थोड़ा जुगाड़ करोगे, इसी में थोड़ा जुगाड़ करो, छोटा वर्क डन डी डब्ल्यू, स्मॉल वर्क डन। सपोज मैंने इसमें जुगाड़ किया, कुछ जुगाड़ ऐसे किया, देखो एफ को एरिया से डिवाइड किया और यहां पे एरिया से मल्टीप्लाई किया और डिस्प्लेसमेंट किया, क्या हो गया, सेम ही है कि नहीं है? मुझे बताओ, एरिया से मल्टीप्लाई, एरिया से डिवाइड, देखो ना यहाँ पे, एरिया से मल्टीप्लाई, एरिया से डिवाइड, क्या हो गया, ए कैंसल, तो यही तो मैंने लिखा। कोई बोल सकते हैं व्हाट इज फोर्स अपॉन एरिया? कोई बोल सकते हैं व्हाट इज फोर्स अपॉन एरिया? फोर्स अपॉन एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, क्या बोलते हैं? प्रेशर, प्रेशर। और कोई बोल सकते हैं व्हाट इज ए इंटू डीएस, व्हाट इज एरिया इंटू एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू डीएस, क्या होता है? वॉल्यूम, वॉल्यूम याद है क्या आपको, पता है क्या वॉल्यूम बोलते हैं उसको? छोटा वॉल्यूम। मतलब एक चीज दिमाग में रखना, कभी भी, कभी भी, ये सपोज मेरा एरिया होगा, ठीक है? और ये मेरा छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होगा डीएस, और ये हो गया मेरा एरिया, तो आपको पता है इसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम। सो माई छोटा वॉल्यूम, स्मॉल वॉल्यूम, स्मॉल वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम इज नथिंग बट व्हाट, कभी भी क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू डीएस। ये मैथमेटिक्स में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है आपने? ये मैथमेटिक्स में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो अभी पढ़ लिया, जिन्होंने नहीं पढ़ा है भाई, ठीक है? क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये होता है वॉल्यूम। नहीं पढ़ा है, अभी पढ़ लिया, ठीक है? तो ऑनलाइन की वजह से आपने बहुत कम चीजें पढ़ी है, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है? तो पीडीवी, इसको बोलते हैं स्मॉल वॉल्यूम डीवी। तो मेरा वर्क क्या हो गया, मेरा वर्क क्या हो गया, डीडब्ल्यू वर्क क्या हो गया, पीडीवी हो गया, पीडीवी क्या हो गया गाइस? अब इसको मैं वापस नहीं बताऊंगा, जो यहाँ पे है वहां पे ही है, जो यहाँ पे है वहां पे दिख रहा है, जिनको नहीं पता, आपको पता ही है, थोड़ा सा मैथ्स देख लेना, ठीक है? फोर्स अपॉन एरिया को प्रेशर लिख दिया, और ये जो टर्म है एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? एरिया, एरिया इंटू डिस्टेंस। मुझे बताओ सब, एक चलो मुझे एक बात बताओ, सब लोग यहाँ पे देख लो, मैं वापस एक बार जस्ट छोटा सा चीज बता रहा हूँ। मुझे बताओ सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकालते हो? सब मुझे बोला है कि ये सिलेंडर का, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ए है, और इसकी लेंथ एल है। कोई बोल सकते हैं इसका वॉल्यूम कितना है सिलेंडर का? इसका वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है आप?
अब ये नहीं पता होगा तो आपको समझो क्या करना है आपको, ठीक है। एरिया, दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सो एरिया ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन एरिया, एंड दिस इज लेंथ। क्या होता है? ए इंटू एल होता है। वॉल्यूम क्या होता है? ए इंटू एल होता है। अब इसी को छोटे वर्जन में देख लो यार। मैंने बोला कि इसका एरिया ए है, इसका एरिया ए है, और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस डीएस है, छोटा डिस्टेंस डीएस। तो मुझे बताओ इसका जो वॉल्यूम है, छोटा वॉल्यूम कितना होगा? डीवी की वैल्यू कितनी होगी? ए इंटू डीएस। ये समझ में नहीं आया अभी? अब नहीं समझ में आया? तो यही तो मैंने लिखा है, ए इंटू डीएस इज डीवी, स्मॉल वॉल्यूम, फोर्स अपॉन एरिया इज पी। तो मुझे तो वर्क डन कितना है? पी डीवी आया। तो डी डब्ल्यू, मेरा जो वर्क डन आया वो पी डीवी आया। तो अभी से कभी भी, ये जो मैंने मैथमेटिक्स क्यों दिया है कि अभी से हम लोग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ये वर्ड यूज नहीं करेंगे, क्योंकि गैस में हम लोग हमेशा, जब हम लोग कभी भी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, हीट पढ़ते हैं, तो हम लोग हम कभी बोलते हैं प्रेशर अप्लाइड। अपन ऐसा कभी यूज नहीं करते फोर्स अप्लाइड बाय द गैस, ये वर्ड यूज नहीं करेंगे हम लोग। कभी भी वर्ड कौन सा यूज करेंगे? प्रेशर बाय द गैस। कितना गैस ने प्रेशर डाला है, कितने गैस के ऊपर प्रेशर डाला है। तो वी डोंट यूज वर्ड फोर्स, यूज प्रेशर। तो इसलिए वर्क को हम लोग प्रेशर के फॉर्म में लिखते हैं। समझ में आया तुमको ये सब कुछ? तो हम लोग क्या लिखेंगे? डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डीवी, ठीक है। तो डी डब्ल्यू, अब मेरे को एक आया, डी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है? पी डीवी। तो मुझे तो डेल्टा डब्ल्यू कितना लिखेंगे? डेल्टा डब्ल्यू कितना लिखेंगे? डेल्टा डब्ल्यू कितना लिखेंगे? पी डेल्टा वी, बराबर कि नहीं? लेकिन ये जो मैंने लिखा है ना, ये गलत लिखा है मैंने। डेल्टा डब्ल्यू को पी डेल्टा वी कभी लिख नहीं सकते, ठीक है। ये बाद में बताऊंगा मैं। अभी के लिए आप समझ जाओ। 5 मिनट में हमने बताऊंगा कि डी डब्ल्यू को पी डीवी लिख सकते हैं, बट डेल्टा डब्ल्यू को पी डेल्टा वी लिख नहीं सकते, ठीक है। बताऊंगा मैं क्यों। लेकिन मुझे बताओ, ये इतना जो मैंने आपको वर्क का बोला वो समझ में आया क्या? ये वर्क का आपको डेफिनेशन ये समझ में आया? इतना लिखो पहले वर्क, पहले इतना लिख दो गाइस। इसको डायरेक्टली पी डेल्टा वी नहीं लिख सकते। एक काम करते हैं अपन, इसको अभी नहीं लिखते एट प्रेजेंट। इसको नहीं लिखते, सिर्फ इसको ही लिखते, स्मॉल वर्क डन ही लिखते। डब्ल्यू इक्वल टू पीडीवी लिख देते, ठीक है। चलो, अब ये सब लिखने की जरूरत नहीं है इसमें आपके। ये हो गया लिख के आपका, ये हो गया लिख के, हो गया। अब यहाँ पे देखो, वर्क डन बाय अ गैस। फॉर अ गैस, वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड द वॉल्यूम वी ड्यूरिंग द वॉल्यूम, देखो ड्यूरिंग द चेंज ऑफ वॉल्यूम। अब यहाँ पे देखो, ये जो मैंने लिखा है, मैं वापस बोल रहा हूँ, इसको अपन रब कर देंगे ऐसे, और इसको क्या लिखेंगे? वर्क डन इज इक्वल टू डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? पी डीवी। क्या लिखेंगे? पी डीवी। वर्क डन की वैल्यू क्या लिखेंगे? पी डीवी। ये समझ में आया सबको गाइस? वर्क डन हम लोग क्या लिखेंगे? पी डीवी। तो कोई बोल सकता है अभी, जो जिन्होंने इंटीग्रेशन थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, आपको पता है मुझे टोटल वर्क डन निकालना होगा, टोटल वर्क डन निकालना होगा, तो एक्चुअली मुझे क्या करना पड़ता है? मुझे वर्क डन निकालना होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू करना पड़ता है कि नहीं गाइस? अरे भाई, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू करना पड़ता है कि नहीं? हाँ, तो भाई ये इंटीग्रेशन है, सीधा अपन पी डेल्टा वी नहीं लिख सकते। तो ये मेरा एक्चुअल, क्योंकि अभी आपने पढ़ा हुआ है इंटीग्रेशन। तो जो वर्क डन होता है, जो वर्क डन या डेल्टा डब्ल्यू मेरे को निकालना है, तो इट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ पी डी।
ठीक है, सो इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी इज माई वर्क डन। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है गाइस? अब थोड़ा आप याद करो गाइस, गाइस गाइस, थोड़ा सा चीज एक याद करो। लिखो आप लोग, यार लिखो, मतलब लिखने के लिए टाइम दे रहा हूं मैं आपको, टेंशन मत लो। ठीक है, इसको लिख दो। अब तक तो मैंने कुछ बताया नहीं है आपको। अब तक तो मैंने कुछ भी नहीं बताया। डीडब्ल्यू को मैंने पीडीवी लिखा, टोटल वर्क डन का इंटीग्रेशन ऑफ दिस, क्या बताया मैंने? इसको क्या एक्सप्लेन करना है वापस? फॉर अ गैस वर्क डन इज अ प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड द वॉल्यूम चेंज, चेंज ऑफ वॉल्यूम, दैट इज डीवी। प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम, इसको ही तो डीडब्ल्यू बोलते हैं अपन। अब यहाँ पे स्केलर वेक्टर का ना दिमाग मत लगाओ तुम लोग, सब लोग, कोई भी यहाँ पे स्केलर वेक्टर का दिमाग नहीं लगाएगा। सिंपल, अभी ज्यादा ना चीजों को कॉम्प्लिकेटेड मत करो, नहीं तो। अब कर दिया है ना अपन ने, मतलब क्यों खाली फुकड़ अभी कॉम्प्लिकेट कर, कुछ नहीं कॉम्प्लिकेट करो। ठीक है, सिंपल सा सोचो, पीडीवी। ठीक है, वर्क डन होता है पीडीवी, खत्म। अब मुझे एक बात बताओ गाइस, बचपन में एक चीज अपन ने पढ़ी थी, याद है? ये y वर्सेस x ऐसा इक्वेशन होता था, और मैंने बोला कि मुझे इसका एरिया निकालना है, मुझे इसका एरिया निकालना है। आपको याद है? एरिया निकालना है। इंटीग्रेशन में एक चीज पढ़ी थी अपन ने, एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ दिस कर्व क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ क्या होता है, वाई डी एक्स, याद है क्या? नहीं है? सपोज y और x ऐसे होगा तो एरिया क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ क्या होता है? हाँ, वाई डी एक्स होता है फ्रॉम, लेट्स से लिमिट फ्रॉम x1 से लेके x2, याद है कि नहीं है? x1 से लेके x2। तो मुझे बताओ यहाँ पे मैंने y की जगह p लिखा, p, ये इंडिकेटर डायग्राम में x की जगह v लिखा, मैंने pv का डायग्राम बनाया, pv डायग्राम। और पीवी डायग्राम में कोई ऐसा ग्राफ है जो जा रहा है लेट्स से v1 से लेके v2 तक, तो मुझे बताओ इस ग्राफ के अंदर का जो एरिया होगा, ये एरिया क्या होगा? इस एरिया को कैसे लिखेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी फ्रॉम v1 टू v2, ये होगा कि नहीं होगा? अरे y की जगह भाई, y की जगह p, x की जगह v, y की जगह p, x की जगह v, तो इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी। तो मुझे होता इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी, वैसे भी क्या देता तुमको बताओ मुझे, इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी देता क्या तुमको? व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी? इट इज नथिंग बट व्हाट, वर्क। अभी तो देखा अपन ने। अरे इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी इज वर्क डन, वर्क डन बाय द गैस। तो मुझे बताओ वर्क डन मुझे क्या मिला? एरिया अंडर पीवी ग्राफ, एरिया अंडर, तो ध्यान में रखना एरिया, सुनो ध्यान में रखना, एरिया अंडर पीवी ग्राफ, पीवी कर्व क्या देगा मुझे? वर्क डन देगा कि नहीं? बताओ मुझे, वर्क डन देगा कि नहीं? ये सबको समझ में आ रहा है क्या? ये सबको समझ में आ रहा है क्या? ये ऐसा करके लिख दो, ये रेफरेंस बचपन में पढ़ा था कैलकुलस में, ये कैलकुलस में अपन ने पढ़ा था, बस ये सेम चीज अपन ने यूज करके यहाँ पे पढ़ा दी, काम खत्म। ग्राफ निकालने बाद में सिखाऊंगा मैं। अब इसमें देखो, इसमें अब इसमें भी बताओ मुझे क्या होगा। ये सपोज प्रेशर और वॉल्यूम होगा,
ये मैंने बोला वॉल्यूम इनिशियल, ये बोला मैंने वॉल्यूम फाइनल। तो मुझे बताओ ये जो होता है ये क्या होगा? वर्क डन। वर्क डन इज नथिंग बट व्हाट? इक्वल टू कितना? एरिया। ये जो शेडेड एरिया दिखा है ना, यही तो वर्क डन है। वर्क डन बाय द गैस। समझ में आ रहा है? गाइस ये भी सेम चीज है। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रखो और तुम लोग लिखो भी, मतलब लिख भी रहे हो तुम लोग। और ये अभी लिख रहे थे तुम लोग, राइट? ये तुम लिख रहे थे। अब मुझे बताओ, क्या हम लोग हर बार क्या हम लोग हर बार एरिया निकालने के लिए, एक बात बताओ, क्या हम लोग हमेशा एरिया निकालने के लिए इंटीग्रेशन यूज करते हैं क्या? क्या हम लोग हर बार एरिया निकालने के लिए इंटीग्रेशन यूज करते हैं? मतलब हर बार इंटीग्रेशन यूज करते जा रहे हैं हर बार एरिया निकालने के लिए? नहीं करते ना, क्यों करेंगे भाई? हर बार एरिया निकालने के लिए इंटीग्रेशन तो यूज करेंगे नहीं। तो एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एक छोटा सा एग्जांपल, दो एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ, ठीक है? सब यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे देखो, ये एक प्रेशर है और ये वॉल्यूम है। ठीक है, मैं दो ग्राफ निकाल रहा हूँ, एक ग्राफ में ऐसा निकाल रहा हूँ, सब लोग यहाँ पे देखो। मैंने बोला कि ये जो वॉल्यूम है यहाँ पे, ये वॉल्यूम है वी नॉट, और यहाँ पे ये वॉल्यूम है 4v0, और यहाँ पे ये प्रेशर है P0। तो बोला, बोलो मुझे, ये मेरा देखो, ये मेरा इनिशियल स्टेट था, ये मेरा इनिशियल स्टेट था। गैस इनिशियल स्टेट से यहाँ पे फाइनल स्टेट पे गया। ऐसे गया, देखो ऐसे गया। पता है अपने को, अपन ने वर्ड बोला था, बड़े बड़े वर्ड, थर्मोडायनेमिक स्टेट इनिशियल, थर्मोडायनेमिक स्टेट फाइनल। कैसे गया? ऐसे गया। और ये मेरा एक इंडिकेटर डायग्राम है। तो मुझे बता, इस इंडिकेटर डायग्राम को देख के व्हाट इज वर्क डन बाय द गैस? वर्क डन बाय द गैस कितना होगा? वर्क डन कितना होगा? बोलो जरा, वर्क डन कितना होगा? और ऐसा बोला है, देखो यहाँ पे गैस कैसे गया, ऐसे गया, देखो यहाँ पे ऐसे, इनिशियल से फाइनल। बताओ क्या होगा? क्या दिख रहा है आपको? मुझे बताओ एरिया। अरे भाई वर्क डन क्या था? एरिया अंडर द ग्राफ। अब एरिया कितना है? अब मुझे एरिया कितना है, पहले तो मुझे तो वॉल्यूम बढ़ा है या कम हुआ है? यहाँ पे वॉल्यूम क्या हुआ है? वॉल्यूम क्या हुआ है? फाइनल वॉल्यूम इज ग्रेटर देन इनिशियल वॉल्यूम। मुझे बता, वॉल्यूम इंक्रीज, मुझे तो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, मतलब गैस क्या हुआ है? गैस क्या हुआ है? गई गैस क्या हुआ है? गैस क्या हुआ है? एक्सपांड हुआ है। तो एक्सपांशन हो रहा है, एक्सपांशन, तो एक्सपांशन हो रहा है, गैस एक्सपांड हो रहा है। तो मुझे तो वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव या निगेटिव? वर्क डन क्या होगा? एक्सपांशन में वर्क डन क्या होता है? पॉजिटिव। गैस एक्सपांड हो रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। वॉल्यूम बढ़ रहा है भाई, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे वर्क डन पॉजिटिव होगा। कितना होगा? व्हाट इज एरिया? कितना एरिया यहाँ पे? आप यहाँ पे देखोगे तो ये 4v0 है, v0 है, तो ये जो है ये कितना है? यहाँ पे मैं लिखता हूँ, चलो ये कितना है? ये कितना है? 4v0, v0, 3v0। और ये कितना है? ये कितना है? P0। तो मुझे तो एक P0 एक 3v0 है, तो आंसर क्या होगा? P0 इंटू 3v0, काम खत्म। तो 3P0 v0। ये सबको आंसर समझ में आया क्या? वर्क डन कैसे निकालना है? ये सबको समझ में आया कैसे निकालना है? भाई एरिया नहीं निकाल सकते तुम? एरिया नहीं निकाल सकते क्या? स्क्वायर, ये रेक्टेंगल का एरिया नहीं आता तुम लोग को? दिस इज द एरिया अंडर द कर्व। सो एरिया अंडर द ग्राफ वर्क डन होता है। समझ में आ गया तुमको? बराबर ना गाइस? ओके, कोई बोल रहा है हाउ वी फाइनल ग्रेटर देन वी इनिशियल। भाई वी फाइनल, फाइनल वॉल्यूम देखो 4v0 है। यहाँ देखो फाइनल वॉल्यूम 4v0 है और इनिशियल वॉल्यूम v0 है। 4v0 बड़ा है, v0 बड़ा है? हाँ, 4v0 बड़ा है, v0 बड़ा है भाई। ये सब मैट में आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, अब मुझे होता है एग्जाम्पल टू, एग्जाम्पल टू। ठीक है, सिर्फ ग्राफ देख के मुझे बता दो, ग्राफ देख के मुझे बताओ किसका एरिया क्या है। ये वापस प्रेशर एंड वॉल्यूम का ग्राफ है। अरे कुछ नहीं यार, एरिया अंडर द ग्राफ निकालना होता है भाई। एरिया नहीं निकाल पाओगे क्या?
एरिया ही तो निकाल रहे हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ, यहाँ पे बताओ, यहाँ पे कुछ इस तरीके से ग्राफ है। यहाँ पे देखो क्या किया है मैंने, यहाँ पे ये जो प्रेशर है, इधर मैंने बोला प्रेशर है 4P0, यहाँ का प्रेशर है P0, यहाँ का वॉल्यूम है, सब लोग यहाँ पे देखो, यहाँ का वॉल्यूम है V0 और यहाँ का है 3V0, और ये प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ है। मतलब ये जो ग्राफ है, ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है। देखो कैसे आ रहा है, ये इसका इनिशियल स्टेट था, ये इसका फाइनल स्टेट है। मुझे बताओ यहाँ पे, मुझे बताओ एक्सपांशन है या मुझे पहले बताओ इस केस में एक्सपांशन है क्या है? ऐसे आ रहा है, एक्सपांशन है क्या है? फाइनल वॉल्यूम बड़ा है और फाइनल वॉल्यूम कम कम है? मुझे बताओ फाइनल वॉल्यूम कितना है? फाइनल वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है? फाइनल वॉल्यूम कितना है? 3V0। इनिशियल वॉल्यूम कितना है? इनिशियल वॉल्यूम कितना है? V0। अरे दिख रहा है ना, फाइनल वॉल्यूम है 3V0, इनिशियल वॉल्यूम है V0, दिख रहा है ना? या ये भी नहीं समझ में आ रहा है आपको? इनिशियली वॉल्यूम V0 है, V0 से 3V0 गया, तो फाइनल बड़ा है V0, तो क्या है, एक्सपांशन है कि नहीं है? एक्सपांशन है ना। मुझे तो एक्सपांशन होगा, प्रेशर कुछ भी हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है अपने को फर्क नहीं पड़ता, एक्सपांशन हो रहा है मतलब वर्क डन क्या होना चाहिए? एक्सपांशन का मतलब क्या, वर्क डन क्या है? पॉजिटिव। अब यहाँ पे पंगा है, यहाँ पे वर्क डन किसका है? पूरा का पूरा वर्क डन निकालना पड़ेगा। वर्क डन एरिया अंडर द कर्व, मतलब पूरा का पूरा एरिया गाइस, ये भी एरिया, ठीक है, और ये भी एरिया। देखो ग्रीन वाला एरिया और ये वाला एरिया, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ये पूरा का पूरा शेडेड एरिया, ये पूरा का पूरा एरिया है, राइट? दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ट्रायंगल का एरिया मतलब, किसी कुछ कुछ बोलेंगे सर मुझे ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला पता है, तो आप यूज कर सकते हो, बट यहाँ पे दोनों को ऐड करना पड़ेगा। एरिया अंडर दिस, ये भी ऐड करना पड़ेगा। तो ट्रायंगल का एरिया कितना हुआ यहाँ पे देखो, ट्रायंगल का एरिया कितना हुआ इसमें, हाफ इंटू बेस। बेस कितना है यहाँ पे? कोई बोलेगा सर ये कितना है? ये है P0, 4P0, कितना आंसर है? यह है 3P0, और ये 3P0 है, और ये अलग अलग लोग अलग अलग मेथड से करेंगे, 2V0 है, ठीक है। तो ये 2V0 एंड 3P0, तो हाफ इंटू 3P0 इंटू 2V0, तो इसका आंसर कितना है? 2 कैंसल, तो 3P0, ठीक है। तो 3P0 V0, ये आंसर है एरिया ट्रायंगल का। फिर रेक्टेंगल का एरिया कितना है? रेक्टेंगल का एरिया कितना है? और दोनों के एरिया को मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कितना है? ये है P0, तो ये हाइट और ये विथ, ये इंटू ये, राइट? ठीक है, तो आंसर कितना है? P0 इंटू 2V0। ये सबको समझ में आ रहा है क्या मैं क्या कर रहा हूँ? 2P0 V0, ये सबको समझ में आ रहा है क्या? तो व्हाट इज टोटल एरिया? तो वर्क डन क्या होगा? वर्क डन इज टोटल एरिया। वर्क डन कितना होगा इसमें? वर्क डन की वैल्यू कितनी होगी? 3P0 V0 प्लस 2P0 V0, ठीक है। 3P0 V0 प्लस 2P0 V0, ये इसकी वैल्यू कितनी होगी? 5P0 V0। ये मेरा आंसर है। सबको समझ में आ रहा है? इन दो क्वेश्चन से गाइस, इन दो क्वेश्चन से आपको एक चीज समझ में आएगी, आपको खुद को, मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ, सब लोग याद देखो, इन दो क्वेश्चन से आपको एक चीज समझ में आएगी कि आपका मैथ्स स्ट्रांग है या वीक है। जिन लोगों को ये दो क्वेश्चन समझ में नहीं आई फर्स्ट ग्लांस में, मतलब जो फर्स्ट में आपको पढ़ा रहा हूँ, जिन लोगों को डायरेक्टली समझ में आ गए दोनों क्वेश्चन एरिया, उनका मैथ सही है। जिन लोगों को समझ में नहीं आए गाइस, मैथ्स वीक है, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी मैथ्स पे, नहीं तो आपको जेई के मैथ्स पे प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको एक आध दो क्वेश्चन और दूंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन एक आप खुद को सेल्फ एनालिसिस करो, ठीक है। खुद सेल्फ एनालिसिस करो कि ये क्वेश्चन डायरेक्टली इनको समझ में आ गया, मैं जो बोला, आपका मैथ्स अच्छा है, ठीक है। अब मैं आपको सिंपल एक दो एकदम सिंपल मैं आपको दो क्वेश्चन देता हूं, उसके बाद वापस इस पे आएंगे, ठीक है गाइस। सब लोग यहाँ पे देखो,
सब लोग यहाँ पे देखो गाइस, सब लोग यहाँ पे देखो। चलो थोड़ा सा मैथ्स वाला, जिन लोग का मैथ्स वीक है, मैथ्स वीक वालों के लिए थोड़ा सा कुछ मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कैसे करना होता है। ठीक है, सब लोग यहाँ पे देखो। सब लोग मुझे बताओ कि मैंने, ये एक ग्राफ है, ठीक है, ये एक ग्राफ है, ठीक है, और बोला है ये ग्राफ का ये जो वैल्यू है, ये देखिए वाई वर्सेस एक्स का ग्राफ है। मैंने बोला ये जो वैल्यू है ये कुछ दिया है 3, और ये जो है ये दिया है कुछ 5, या ये दिया है लेट्स से ये 3 है, ये दिया है लेट्स से 6, ये जो है ये दिया है 2, और ये दिया है 4। और कोई मुझे बोला कि ये पूरा का पूरा, इसका पूरा का पूरा एरिया निकालो। कैसे एरिया निकालोगे बताओ मुझे। मतलब किसी ने बोला ये जो मेरा पॉइंट है ये 2,3 पॉइंट है, और ये मेरा जो पॉइंट है वो है 4,6 पॉइंट है। यही तो है ना 4,6 पॉइंट। और बोला है कि मुझे पूरा का पूरा ये जो दिख रहा है इसका एरिया निकालो। कैसे निकालोगे एरिया? हाउ टू फाइंड दिस एरिया? क्या बनाओगे आप इन एरिया में? वाई वर्सेस एक्स का एरिया था, राइट? क्या करोगे आप? यहाँ पे एक तो हम क्या करेंगे, ये एक छोटा सा ट्रायंगल बना देंगे, ठीक है। तो एक तो ये हो गया ट्रायंगल वाला एरिया, ये वाला एरिया। अब ये वाला एरिया कैसे निकलेगा? ये 4,6 है, तो ये टोटल लेंथ है 6, ये टोटल लेंथ है 3। तो मुझे बताओ ये लेंथ कितनी हुई? कोई बोलेगा सर ये वाली जो लेंथ हुई ये मेरी हो गई 3, ठीक है। कोई बोलेगा सर ये 4 और ये 2 लेंथ है, तो ये लेंथ कितनी हुई? ये लेंथ कितनी हुई? 2 हो गई, बराबर की नहीं? तो पहले तो ये वाला एरिया मुझे मिल गया। तो ये वाला एरिया कितना हुआ? इसका एरिया कितना हुआ? हाफ इंटू बेस, बेस इज 2 इंटू 3, तो इसका एरिया हो गया 3। कोई बोलेगा सर ये वाला एरिया बताओ। अब ये वाला जो बचा हुआ है, ये वाला जो एरिया है ये कितना हुआ? ग्रीन वाला। तो इसमें भी क्या करेंगे, ये 2,3 पॉइंट है, मतलब क्या ये लेंथ, ये हाइट कितनी है? 3 है। ये लेंथ कितनी है? 2 है। तो इसका एरिया कितना हुआ? इसका एरिया कितना हुआ? 2 इंटू 3, बेस इंटू लेंथ इंटू विथ, 2 इंटू 3, या बेस इंटू हाइट, सीधा एरिया ऑफ रेक्टेंगल 6। तो 6 + 3 आंसर कितना हुआ? 9। समझ में आ रहा है कैसे एरिया निकाला जाता है? एरिया कैसे निकाला जाता है समझ में आ रहा है क्या? तो इस ग्राफ में ये एरिया हो गया, बराबर। इस ग्राफ में एरिया हो गया। इतना तो मुझे तो एरिया तो समझ में आता है भाई। ये बचपन में अपने कितने 7th स्टैंडर्ड में कब थे आप? ट्रायंगल और रेक्टेंगल के एरिया कब सीखे थे आप? बचपन में सीखे थे, ठीक है। जिंदगी में जब 6th 7th 8th में, ठीक है, या 5th स्टैंडर्ड में सीखे थे। कोई बोल रहा है 5th स्टैंडर्ड में, अच्छी बात है। चलो तो ये इसका एरिया निकालो जरा, इसका एरिया निकालो, ठीक है। इसका एरिया निकालो। मैंने ऐसा सर्कल दे दिया, अब बताओ इसका एरिया क्या होगा? ऐसे सर्कल दे दिया देखो, ऐसे। और मैंने बोला कि ये जो है ये है 2 है, और ये जो है ये 6 है, ये जो है ये 2 है, और ये जो है, ठीक है, 10 है। बताओ क्या होगा एरिया? क्या होगा इसका पूरा का पूरा? ये कोई बोल सकता है कि इसका ये पूरा का पूरा एरिया क्या होगा? ये पूरा का पूरा एरिया क्या होगा? मतलब किसी ने बोला कि ये 2,2 पॉइंट है, देखो ये पॉइंट 2,2 है, और यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये है 10,2, और ये जो पॉइंट है यहाँ पे जो आपको दिख ही रहा है एकदम बीच में है, और ये सेमी सर्कल है। दिस इज सेमी सर्कल, सेमी सर्कल। बताओ क्या होगा एरिया? क्या होगा इसका? तो ये सर्क्यूलर पाथ है ऐसे, तो कितना एरिया होगा? ये पूरा का पूरा एरिया क्या होगा? थोड़ा सा बचपन वाला घर बना दिया देखो मैंने, एक घर बना दिया है। बताओ क्या होगा एरिया? इस घर का एरिया कितना होगा बताओ जरा।
बताओ क्या करोगे। देख इसमें दो टाइप के एरिया है, ठीक है, अभी मैं इसको पहले रब कर देता हूँ। इसमें दो टाइप के एरिया है, कौन से टाइप के एरिया है। एक तो एरिया है ये वाला, ठीक है, और एक एरिया ये वाला। सबसे इजी एरिया कौन सा, ये वाला। ये एरिया, एरिया क्या होगा, ये एरिया क्या होगा, ये हो जाएगा 8, ठीक है, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 2। तो आंसर कितना है यहाँ पे, इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया कितना हो जाएगा, 8 इंटू 2 कितना, 16, 16, तो ये तो 16 हो गया, ठीक है। इसका एरिया कितना है, इसका एरिया कितना है, इसका जो एरिया है वो होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2, याद है ना। पाई आर स्क्वायर तो पूरे सर्कल का एरिया होता है, सो पाई आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। पाई रेडियस कितना है इसमें, इसका रेडियस कितना है। कोई बोलेगा सर इसका जो रेडियस है ये तो ये है, ये रेडियस है, कितना है रेडियस, 2 6, तो रेडियस की वैल्यू तो कितनी है, 4 है ना, 4 है। तो आंसर क्या होगा, पाई 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर डिवाइड बाय क्या, 2। तो आंसर क्या होगा, 8 पाई, बराबर 8 पाई। तो मुझे होता है इसका टोटल एरिया कितना हुआ, तो माई टोटल एरिया कितना हुआ, टोटल एरिया हो गया। अब तो मुझे बताओ एरिया किसी को सबको समझ में आया कि नहीं आया, 8 पाई प्लस 16, ये मेरा आंसर है। मुझे तो अब तो समझ में आया कि नहीं आया। अब इतने सारे एरिया आपको सपोज निकालने, देखो अभी सपोज आपको इतने सारे एरिया निकालने को आ गया ना, आपको मुझे तो वर्क डन आ गया गाइस, आपको वर्क डन आ गया, ठीक है। बस लिख के रखो, इसको लिखो आप लोग, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कैसे वर्क डन आपको आ गया। वर्क डन कैसे आ गया मैं आपको बताता हूँ गाइस, ठीक है। सब लोग यहाँ पे देखो, ब्रेक इसके बाद, अभी नहीं, पहले ब्रेक, पहले इसको, पहले मुझे वर्क डन पहले निकालो यहाँ पे। मैं जो आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ, मैं ग्राफ आपको कुछ ग्राफ दे रहा हूँ, वो ग्राफ को पहले ये कर लो और उसके बाद फिर आप आगे का, ठीक है। सब लोग यहाँ पे देखो, अब मुझे बताओ जो मैंने एग्जांपल अलग अलग दिए थे, अब ये एग्जांपल यहाँ पे देखो। बस मैंने क्या किया, इधर प्रेशर डाल दिया, इधर वॉल्यूम डाल दिया। मैंने अपना इंडिकेटर डायग्राम डाला, ठीक है, इंडिकेटर डायग्राम डाला, प्रेशर एंड वॉल्यूम डाला, वाई एंड एक्स एक्सिस नहीं डाला, प्रेशर एंड वॉल्यूम डाला। और फिर मैंने यहाँ पे आपको बताया, सब लोग यहाँ पे देखो, मैंने आपको यहाँ पे बताया, ये दोनों एग्जांपल में मुझे बताओ, ये दोनों एग्जांपल में भी बताओ कि ये सपोज एक है, गैस पहले इनिशियली यहाँ पे था, सबको इनिशियली यहाँ पे था, फाइनली यहाँ पे गया, देखो क्या हुआ। अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन में, इनिशियली यहाँ पे था, फाइनली इधर गया, वॉल्यूम कम हो रहा है बढ़ रहा है, इनिशियली वॉल्यूम क्या था, ये पॉइंट आप देखोगे इसका इनिशियल वॉल्यूम कितना था। अब हम देखेंगे यहाँ पे, तो लेट्स सी इसका इनिशियल वॉल्यूम यहाँ पे मैं लिखता हूँ 8V0, और इसका फाइनल वॉल्यूम में यहाँ पे लिखता हूँ कुछ V0। तुम और यहाँ पे दोनों मुझे बताओ, इस केस में, पूरे केस में प्रेशर क्या है, पूरे मतलब जो इनिशियल टू फाइनल, मुझे तो हर एक पॉइंट पे प्रेशर क्या है, मुझे बताओ इसके हर एक पॉइंट पे प्रेशर यहाँ पे क्या दिख रहा है, प्रेशर यहाँ पे क्या दिख रहा है। मतलब मैं इसको ऐसा, मैं इसके जो कोऑर्डिनेट्स लिखूंगा, इसके कोऑर्डिनेट्स पता है क्या लिखेंगे अपन, इसके कोऑर्डिनेट लिखेंगे V0 कॉमा P0, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा यहाँ पे 8V0 कॉमा P0। मुझे बताओ यहाँ पे हर एक पॉइंट पे प्रेशर क्या है, हर एक पॉइंट पे प्रेशर क्या दिख रहा है आपको, सेम देखो ना। अरे भाई इनिशियल टू फाइनल, इसको बोलते हैं थर्मोडायनामिक प्रोसेस, राइट, थर्मोडायनामिक प्रोसेस। इनिशियल से फाइनल जा रहे, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट में बॉयज लॉ बोलते हैं ना, फिर क्या बोलता हूँ मैं, बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ होता था, राइट, याद है, चार्ल्स लॉ, दो टाइप के चार्ल्स लॉ होते थे, नहीं। लेकिन अभी अभी इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे गाइस, इस प्रोसेस को जहां पे प्रेशर कांस्टेंट होता है, इसको हम लोग बोलेंगे गाइस आइसोबारिक प्रोसेस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे गाइस, आइसोबारिक प्रोसेस, जहां पे क्या चीज कांस्टेंट होती है,
आइसोबारिक प्रोसेस वो होती है जहां पे प्रेशर इज कांस्टेंट, प्रेशर यहाँ पे देखो कांस्टेंट है। मुझे तो यहाँ पे वॉल्यूम एक्सपांड हो रहा है, मुझे तो यहाँ पे गैस एक्सपांड हो रहा है या कंप्रेस हो रहा है। यहाँ पे गैस क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है? कंप्रेस। क्यों कंप्रेस? क्योंकि देखो फाइनल इनिशियल वॉल्यूम कितना है, इनिशियल वॉल्यूम इज 8 वी नॉट, फाइनल वॉल्यूम इज वी नॉट, इनिशियल फाइनल। तो मुझे बताओ गैस क्या हो रहा है, गैस क्या हो रहा है, कंप्रेस्ड, गैस इज बीइंग कंप्रेस्ड, गैस इज बीइंग कंप्रेस्ड। तो मुझे बताओ वर्क डन क्या होगा, यहाँ पे वर्क डन पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? वर्क डन क्या होगा यहाँ पे, वर्क डन क्या होगा, वर्क डन क्या होगा यहाँ पे, निगेटिव होगा। समझ में आ रहा है क्या? और कितना होगा, अब कितना होगा वो निकालो भाई, कितना होगा ये पूरा का पूरा एरिया, दिस इज वर्क डन। कितना है वर्क डन बताओ मुझे यहाँ पे। अब तुमको तो आता ही होगा, अभी तो मैंने बताया 8 वी नॉट वी नॉट, आंसर ये कितना है 7 वी नॉट, इसकी लेंथ है 7 वी नॉट, इसकी लेंथ कितनी है पी नॉट। तो कितना आंसर आया, वर्क डन की वैल्यू कितनी आई, वर्क कितना आया, एरिया अंडर द कर्व, एरिया कितना है पी नॉट 7 वी नॉट, तो आंसर कितना है 7 पी नॉट वी नॉट। तो टोटल जो वर्क डन होगा इसमें कौन सा साइन आएगा, तो मेरा जो वर्क डन होगा, वर्क डन वो कितना होगा -7 पी नॉट वी नॉट। ध्यान में रखना यहाँ पे एक माइनस साइन डालनी पड़ेगी। वर्क कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एरिया, पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे एरिया, इधर वर्क नहीं लिखता, मैं एरिया लिखता हूँ। सो मैं एरिया इज दिस, लेकिन इस एरिया को क्या डालना पड़ेगा माइनस साइन, क्यों, बिकॉज द गैस इज बीइंग कंप्रेस्ड। अब समझ में आया सबको गाइस? सो दिस एरो मैटर्स, एरो मैटर्स, इनिशियल फाइनल स्टेट भी मैटर, इनिशियल से फाइनल कहाँ पे जा रहा है वो भी मैटर करता है। अब सबको समझ में आया कि नहीं आया? अभिजीत तो कुछ क्वेश्चन पूछ रहा था, समझ में आया? चलो एग्जांपल 1 दे दिया, इसको मैंने बोला आइसोबारिक प्रोसेस जहां पे प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, एग्जांपल 2, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, सब लोग यहाँ पे देखो, लिख के हो गया, ये लिख के हो गया, लिख लो एग्जांपल ही दे रहा हूँ मैं, अलग अलग एग्जांपल दे रहा हूँ। कहीं समझ में आएगा आप लोग को, बताओ मुझे। चलो अब आगे का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, आगे क्वेश्चन कर लेते हैं। आप बताओ मुझे इसमें वर्क डन कितना होगा, चलो आप बताओ मुझे वर्क डन कितना होगा, ठीक है। ऐसा वाला घर बनाते हैं, चलो बताओ मुझे। पहले गैस यहां से गैस स्टेट 1 से लेके स्टेट 2 पे गया, फिर स्टेट 3 पे आया, ठीक है। ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, ये वाला जो ये पॉइंट है। अब मैंने सबके कोऑर्डिनेट देता हूँ, चलो अब मैं सबके ना कोऑर्डिनेट देने वाला हूँ। ये सबका ये कोऑर्डिनेट है, सपोज वी नॉट, पी नॉट, ये कोऑर्डिनेट है लेट्स से 3 वी नॉट, 3 पी नॉट, और ये वाला कोऑर्डिनेट है लेट्स से 5 वी नॉट एंड पी नॉट। चलो बताओ मुझे, फाइंड वर्क डन इन द प्रोसेस 1 2 3 में आने के लिए, फाइंड द वर्क डन इन द प्रोसेस। अब मैंने आपको ये सब लिखना पड़ेगा, एंड फाइंड द टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन कितना है। अब यहाँ पे आपको दिख गया ऐसे करके ऐसे करके ऐसे आ रहा है,
टोटल वर्क डन कितना होगा बताओ। बताओ गाइस क्या होगा। इसके बाद एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। इसको कैसे करेंगे मुझे बताओ, इसको कैसे करेंगे गाइस। इस चीज को कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे टोटल वर्क डन मुझे चाहिए। देखो टोटल वर्क डन क्या होगा, घर बनाना पड़ेगा अपने को। यहाँ पे देखो छोटा पूरा का पूरा घर बना दो यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले तो ऐसा 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 ऐसा, यहाँ पे दो चीजों में डिवाइड कर लो। एक ये वाला चीज, ये वाला पार्ट का एरिया निकालना पड़ेगा, ये वाला पार्ट का एरिया निकालना पड़ेगा। सब एरिया के क्वेश्चन है ना गाइस, देखो सब एरिया के क्वेश्चन है। कितना होगा आंसर। तो ये तो है वी नॉट, ये तो है 3v0, सॉरी गलती से लिखा मैंने, सॉरी गाइस। ये है p0 और ये है 3p0। ये है भाई v0 और ये है 5v0। तो ये टोटल देखो यहाँ पे, ये टोटल लेंथ कितनी हुई, ये जो टोटल लेंथ हुई ये कितनी हुई 4v0 हो गई। ये कितना हुआ p0 हो गया। सबको समझ में आ रहा है क्या, सबको समझ में आ रहा है क्या। तो इसका एरिया तो कितना हुआ, इसका एरिया हो गया 4p0v0, 4p0v0। ठीक है, ट्रायंगल का एरिया देखते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, इसका एरिया क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस कितना है, बेस इज 4v0, हाइट कितनी है 2p0। ये भी कितना आया 2 कैंसल, तो 4p0v0। ये भी 4p0v0, ये भी 4p0v0। तो टोटल वर्क डन कितना हुआ, टोटल वर्क डन कितना हुआ गाइस, टोटल वर्क डन कितना हुआ, कितना हुआ 4p0v0, 4p0v0 कितना 8p0v0। सबको समझ में आया क्या। अब ये जो भी है लिखो। यस अद्वैत। नहीं ये कोई, इसका कोई नाम नहीं है, ये कोई प्रोसेस का नाम नहीं है, लेकिन ये आपको प्रोसेस समझ में, कोई तो प्रोसेस है, पता नहीं कौन सी प्रोसेस है। ये नॉर्मल प्रोसेस, ठीक है, इसको बाद में अपन नाम देंगे। अभी के लिए समझ में आया सबको गाइस, एग्जांपल 2 समझ में आया। एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, सब लोग यहाँ पे देखो। एक एग्जांपल छोटा सा आपको दे रहा हूँ, एग्जांपल 3, सब लोग यहाँ पे देखो। ये लिख के हो गया गाइस। हाँ नहीं, मतलब कोई भी प्रोसेस का नाम दो। अभी किसी ने लिखा कि गौरवसस प्रोसेस, नहीं नहीं ऐसा नहीं, एक नाम है इसका, बाद में मैं एक नाम यूज करूंगा उसको। जो प्रोसेस डिफाइन नहीं होती, जो अपने को समझ में नहीं आती, उसको पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस बोलते हैं। पॉलीट्रॉपिक, कोई जनरल पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है, बताऊंगा। लेकिन अभी अभी के लिए यहाँ पे देखो एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 3 यहाँ पे देखो। अब मैं जो देख रहा हूं यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है। अभी यहाँ पे इनिशियली यहाँ पे था, फाइनली यहाँ पे गया। क्या चीज कांस्टेंट दिख रही है आपको यहाँ पे, क्या चीज कांस्टेंट दिख रही है, क्या चीज कांस्टेंट दिख रही है यहाँ पे आपको। इसका प्रेशर यहाँ पे कुछ P0 था, लेट्स से यहाँ पे हो गया 3p0 था, ठीक है। प्रेशर बढ़ रहा है लेकिन क्या चीज कांस्टेंट है, क्या चीज कांस्टेंट है, क्या मुझे बताओ। यहाँ पे कोई भी ऐसे स्ट्रेट लाइन का कोई भी एरिया दिख रहा है क्या, कोई भी एरिया दिख रहा है क्या, कोई भी एरिया दिख रहा है यहाँ पे। इसका एरिया कितना है, व्हाट इज एरिया। यहाँ पे कुछ एरिया ही नहीं है ना, यहाँ पे देखो नो एरिया।
एरिया इज 0, एरिया बिकम 0। यहाँ पे क्या चीज कांस्टेंट है? वॉल्यूम कांस्टेंट। मुझे बताओ, वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया, मैंने आपको पहले भी बोला था कि रूम को मैंने फिक्स कर दिया, वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया, तो वर्क डन कितना होता है? 0 होता है, वर्क डन 0 होता है। तो जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं गाइस? आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, जहां पे क्या चीज कांस्टेंट हो जाती है? वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है। वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोकोरिक प्रोसेस। इसको हम लोग बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस बिकॉज देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम। एरिया अंडर एरिया इज 0, सो वर्क डन की वैल्यू कितनी होगी? वर्क डन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। वर्क डन इज 0। इस केस में वर्क डन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ या नहीं समझ में आ रहा है? देखो, मैं आपको कुछ थ्योरी बताने के पहले ही मैं आपको सारे के सारे प्रोसेस बताते जा रहा हूँ, राइट गाइस? सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? अब गाइस, जहां पे ट्रायंगल रेक्टेंगल नहीं है, गाइस जहां पे ट्रायंगल रेक्टेंगल नहीं है, कहीं पे भी ना ऐसा ऐसा हो सकता है। सब लोग यहाँ पे देखो, इसके बाद ब्रेक। या मैं डायरेक्टली कंटिन्यू करूँ, 8:30 को छोड़ दूं आपको? कंटिन्यू करके एक 15-20 मिनट एक कंटिन्यू कर लेते हैं, छोड़ देते हैं। हाँ, क्या बोलते हैं? बताओ गाइस। क्योंकि क्या है ना, ब्रेक के बाद ना आधे अधूरे लोग ना, आधे इधर चले जाते, उधर चले जाते, उससे अच्छा 8:30 तक कर लेते थोड़ा सा। ठीक है। अब आपको पता है, ग्राफ में सब लोग यहाँ पे देखो, एक चीज मैं आपको सिंपल सी बताना चाहता हूँ। देखो, यहाँ पे सारे प्रोसेस अपने डिस्कस हो चुके हैं। एक और चीज मुझे बताना चाहता हूं मैं। ठीक है। मैथ्स में मैथ्स में ये आतिश, सॉरी, आतिफ सर आपको पढ़ाएंगे बाद में। आपको पता है, कभी भी वाई और एक्स का ग्राफ ऐसे दिखाई दे, ऐसे, तो आपको पता है ऐसे ग्राफ को कौन सा ग्राफ बोलते हैं? किसी को पता है कि ऐसे ग्राफ को कौन सा ग्राफ बोलते हैं? हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसको हम लोग बोलते हैं हाइपरबोला, पैराबोला नहीं भाई, हाइपरबोला। दिस इज कॉल्ड हाइपरबोला। और उसको पता है, इसको हम लोग लिखते हैं एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइप का ग्राफ। एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइप का ग्राफ। ठीक है। अरे उल्टा पैराबोला वगैरह नहीं, हाइपरबोला। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सेम चीज मैंने यहाँ पे कर ली, पीवी कर लिया, और मैंने ऐसे ग्राफ दिखाया, ऐसे ग्राफ दिखाया मैंने। सपोज सपोज पीवी का मैंने ऐसे ग्राफ दिखाया, पीवी डायग्राम में ऐसे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? अपन ने पढ़ा है पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसको हम लोग कौन सा लॉ बोलते हैं? बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ तो यही था ना? बॉयल्स लॉ यही था कि नहीं था? बट ये कब होता है गाइस? पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट कब होता है? अरे तुम लोग को सबको पता है भाई, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। एनआरटी कांस्टेंट, तो टी कांस्टेंट हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, तो ये पूरी की पूरा टर्म कांस्टेंट हो गया। टेम्परेचर कांस्टेंट बोलते हैं इसको, टेम्परेचर कांस्टेंट। अब मुझे तो टेम्परेचर कांस्टेंट जब होता है गाइस, आपको पता है इसका इक्वेशन क्या होता है? दिखा ना, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट इक्वेशन। इसका इक्वेशन क्या है? पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, बॉयल्स लॉ होता है। ठीक है, अपने काइनेटिक थ्योरी में उसको बॉयल्स लॉ बोलते हैं। लेकिन 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 अब सब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो, मेरा एक प्रेशर था यहाँ पे P1 V1, और यहां से मैं गया P2 V2। तो कैसे गया मैं? अरे मेरा प्रोसेस कैसा है? ऐसा प्रोसेस है ना, ऐसे प्रोसेस। तो ऐसे टाइप के प्रोसेस को गाइस, प्रोसेस को थर्मोडायनामिक्स, जो ऐसे टाइप का कुछ कर्व आपको दिखाई दे, स्ट्रेट लाइन ऐसे, हाँ, जिसमें P1 V1 इक्वल टू P2 V2 हो, इस टाइप के प्रोसेस को गाइस हम लोग बोलते हैं, कौन सी प्रोसेस? कौन सी बची? आइसोथर्मल प्रोसेस। गाइस इसको हम लोग बोलेंगे गाइस आइसोथर्मल प्रोसेस। तो मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ, यहाँ पे सब लोग यहाँ पे देखो। अब एग्जाम्पल 3 था ना, एग्जाम्पल 4, सब यहाँ पे देखो। एग्जाम्पल 4 में यहाँ पे लिख रहा हूँ आपको, फिर सारे प्रोसेस का नाम आपको लिखना है। मैंने ऐसे करके ग्राफ बनाया, सब लोग यहाँ पे देखो। वो पिछले वाला स्लाइड तो ऐसे आपको समझाने के लिए था, पीवी। अब मैंने आपको बोला कि इनिशियली हम यहाँ पे थे, अब यहाँ से यहाँ पे जा रहे हैं। मैंने बोला यहाँ पे ये मेरा P0 V0 है। ठीक है। एक काम करते हैं, पहले अपन P1 V1 ही ले लेते हैं, बाद में अपन
कर लेते, P1 P इनिशियल V इनिशियल, ठीक है, और यहाँ पे गया अपना P फाइनल V फाइनल, ठीक है, मतलब मेरा इनिशियल फाइनल, ये तो कर ही सकते हैं अपन। उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी गाइस, वेरी सॉरी। एक्स एक्सिस पे V है ना, तो V इनिशियल P इनिशियल V फाइनल P फाइनल, कोई दिक्कत? और गाइस ये वाला जो है ये V इनिशियल हो गया, ये V फाइनल हो गया। सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? ध्यान में रखना, ऐसा कभी भी आपको दिखाई दे तो यहाँ पे हम बोलेंगे टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और ऐसे टाइप की जो प्रोसेस होती है इसको हम लोग बोलते हैं गाइस आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या बोलते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस। चार टाइप की प्रोसेस बताई थी मैंने आपको, ठीक है, जिसमें इस टाइप का जो प्रोसेस मैंने यहाँ पे जो लिखा है, यहाँ पे जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसमें ये चीज वैलिड होती है, पी इनिशियल वी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल वी फाइनल वैलिड है। इसको बॉयज लॉ भी बोलते हैं, इसको बॉयज लॉ भी बोलते हैं, बॉयज लॉ ही था ना ये, ठीक है। बट यहाँ पे जो प्रोसेस होती है, थर्मोडायनामिक स्टेट 1 से थर्मोडायनामिक स्टेट 2 पे हम गए, या ऐसा बोल सकते हैं, मतलब स्टड बनने के लिए इनिशियल स्टेट, थर्मोडायनामिक इनिशियल स्टेट से थर्मोडायनामिक फाइनल स्टेट में हम ऐसे चले गए थ्रू आइसोथर्मल प्रोसेस, इस तरीके से। तो क्या अब मुझे बताओ, क्या इसका एरिया आप अपने ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री से निकाल सकते हो? कैन यू फाइंड एरिया बाय ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री? कैन यू फाइंड बाय ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री? नहीं, यू कांट। तो क्या यूज करना पड़ेगा भाई? क्या यूज करना पड़ेगा जिंदगी में? ऐसे एरिया निकालने के लिए क्या यूज करना पड़ता है भाई? इंटीग्रेशन, और कोई चारा नहीं है इसमें। इसको निकालने के लिए एक ही चीज अपने को यूज करनी पड़ती है, इंटीग्रेशन। तो इसका जो एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालने के लिए वी नीड इंटीग्रेशन। हम लोग को इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ती है, इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब वो जान लेते थोड़ा सा, ठीक है, इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं। सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो, व्हाट इज वर्क? वर्क का बेसिक डेफिनेशन क्या था? सब लोग याद करो, व्हाट इज वर्क का बेसिक डेफिनेशन याद करो जरा, याद करो थोड़ा सा। अरे वो नहीं, एफ डॉट एस मत बोलो, एफ डॉट एस मत बोलो, भूल गए अभी। अभी पीडीवी, पीडीवी वर्क डन क्या होता है? स्मॉल वर्क डन क्या होता है? पीडीवी। टीडब्ल्यू क्या होता है? पीडीवी, पीडीवी। याद करो पीडीवी। हाँ ठीक है, पीडीवी याद कर दिया। अब सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो, क्या बचपन में हम लोगों ने ऐसा किया था क्या? इंटीग्रेशन, सब लोग यहाँ पे देखो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स क्या होता है? क्या होता है बताओ? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स क्या होता है? ऐसे ही पूछ रहा हूँ यार, बताओ यार। एक्स क्यूब बाई 3, एक्स क्यूब बाई 3, चलो अच्छी बात है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स डीएक्स क्या होता है? 1 बाय एक्स डीएक्स क्या होता है? अब ये फॉर्मूला किसको याद है देखते हैं भाई। एल एन एक्स होता है, याद करो, एल एन एक्स। एल एन मतलब इसको लॉग टू द बेस ई बोलते हैं, पता है क्या? लॉग टू द बेस ई एक्स, पता है? गाइस गाइस गाइस, एक यहाँ पे देखो, कभी ऐसा होता है क्या इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स या डी वाई, इसका इंटीग्रेशन हो सकता है क्या गाइस? ऐसा कभी इंटीग्रेशन होता है क्या 1 बाय एक्स डी वाई? और मैंने सपोज कुछ ऐसा लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ, गाइस इंटीग्रेशन ऑफ, मैंने यहाँ पे कांस्टेंट लिया, कांस्टेंट, कांस्टेंट में कुछ भी डाल दिया, जैसे 5 बाय एक्स डीएक्स, ठीक है, और इंटीग्रेशन यहाँ पे कर लिया मैंने 1 to 3, क्या होगा इसका आंसर? लिमिट डाल दिया 1 to 3, तो कैसे लगते हैं? 5 अपन इंटीग्रेशन के बाहर निकालते हैं और फिर लिखते हैं एल एन एक्स, और पता है एल एन एक्स को ऐसा ब्रैकेट इधर चढ़ा देते, फिर इनिशियल लिमिट 1 to 3। ये सबको याद है क्या? थोड़ा सा याद है क्या? ये आतिफ सर ने आपको पढ़ा है कि एल एन एक्स का एल एन 3 डालते, फिर एल एन 1 डालते, फिर एल एन 3 माइनस एल एन 1 इज एल एन 3 बाई 1 वगैरह, याद है कुछ? नहीं याद है कुछ? कितने लोग को याद है? सपोज इधर 2 डालते, चलो इधर 2 डालते, 2 to 3, तो यहाँ पे मेरा जो लिमिट आएगा वो कितना आएगा? 2 to 3। किसी को भी याद है क्या?
मतलब इतना तो पक्का है कि फाइव बाहर हो गया, ln x हो गया, फिर एक बार 3 डालेंगे, एक बार 2 डालेंगे, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, फाइव, एक बार ln3 माइनस ln2, एक बार 3 एक बार 2, दोनों का सब्ट्रैक्शन। इतना तो याद है, इतना तो याद है। इसके बाद किसको याद नहीं है? नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, चलो नहीं याद है तो अभी तो समझ में आ गया। अभी तो कुछ ऐसा होता है गाइस, किसी को याद नहीं है तो गाइस आज ऑफलाइन में मैथ्स के सर से आप इसका इंटीग्रेशन पूछोगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, और थोड़ा सा ये चीज, ये अमन सर ने भी पढ़ाया होगा आपको, ऑनलाइन में भी पढ़ाया था, ऑफलाइन में भी चल रहा होगा। इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं, फाइव इंटू क्या, ln ऑफ 3/2, इसको ln 3/2 लिखा जाता है, ठीक है। ये किया जाता है, आप लोग ऑफलाइन में अलग अलग सेंटर्स में हमने करवाया है चीज, ठीक है। अब कुछ लोगों ने, सपोज आपने नहीं देखा होगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये आपका काम है, ठीक है। ध्यान में रखना, ये चीज हम लोग ने की थी, log टू द बेस e y1 माइनस log टू द बेस e y2, इसका सब्ट्रैक्शन क्या होता है पता है, log टू द बेस e y1 बाय y2, ये इसका सब्ट्रैक्शन होता है, ये अपन ने किया था इसको, और इसी को ln बोलते हैं, ln, ठीक है। ये बेसिकली एक प्रॉपर्टी थी जो मैथ्स में अपने पढ़ाई थी। देखो मैं एकदम बेसिक बेसिक चीजें मुझे पढ़ानी पड़ रही है, तुम सब मार खाओगे एक दिन, ठीक है। तो नहीं सिखाया लॉग तो भाई, जब बेसिक मैथ्स के लेक्चर्स होते हैं तब अटेंड करने होते हैं उनको, ठीक है। तो ये चीज नहीं है तो लिख लो इसको, इसको लिख दो, ऐसा लिख दो, ब्रैकेट में कहीं पे लिख दो log टू द बेस e, और log टू द बेस e को ही ln बोलते हैं, मतलब इसको हम लोग ऐसा बोलते हैं। तो मैंने ऐसा सपोज लिखा, सब लोग यहाँ पे देखो, ln v फाइनल माइनस ln v इनिशियल क्या होगा बताओ मुझे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, मतलब log टू द बेस e या ln लिखूंगा मैं, कुछ भी, ठीक है। तो ln को क्या लिखेंगे अपन, v फाइनल बाय v इनिशियल, v फाइनल बाय v इनिशियल, ये सबको समझ में आ रहा है। ठीक है। हाँ, और मैंने आपको एक चीज क्या बोली थी, दो चीजों का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, मतलब मैंने बोला कि इंटीग्रेशन y होगा और dx होगा, तो मैं लिख सकता हूँ कि इसका इंटीग्रेशन में कर सकता हूँ क्या, इसको मैं कर सकता हूँ क्या, y को इन टर्म्स ऑफ क्या लिखना पड़ेगा मुझे, y को इन टर्म्स ऑफ क्या लिखना पड़ेगा, x लिखना पड़ेगा, y को इन टर्म्स ऑफ मुझे क्या लिखना पड़ेगा, x लिखना पड़ेगा, तो ये हो सकता है। तो मुझे बताओ, मुझे इंटीग्रेशन p dv लिखता हूं तो मुझे p को इन टर्म्स ऑफ क्या लिखना पड़ेगा, मुझे p को इन टर्म्स ऑफ क्या लिखना पड़ेगा, v लिखना पड़ेगा, p को इन टर्म्स ऑफ क्या लिखना पड़ेगा, v लिखना पड़ेगा। सब लोग यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हम देखेंगे इस केस में, मुझे बताओ इस केस में जो एरिया है इसका, जो इसका एरिया है, तो एरिया क्या होता है, व्हाट इज एरिया, वर्क, और व्हाट इज वर्क, इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी, लिमिट कहां से, इनिशियल से फाइनल, इनिशियल से फाइनल, ये सबको समझ में आया क्या, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ y dx फ्रॉम x1 से x2, बराबर कि नहीं, क्या मैं उसका इंटीग्रेशन, ये मेरा एक्चुअली वर्क है, लेकिन क्या मैं इसको डायरेक्टली कर सकता हूं, क्या मैं इसको डायरेक्टली कर सकता हूं, क्या मैं इसको डायरेक्टली कर सकता हूं, ठीक है, नहीं कर सकता। सब लोग यहाँ पे देखो, इसको मैं नहीं कर सकता डायरेक्टली। तो अब यहाँ पे देखो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लास्ट का चीज है, लास्ट का समझ के चले जाओ गाइस, ये लास्ट का चीज है, ठीक है। इसको हम डायरेक्टली नहीं कर सकते तो कैसे करेंगे फिर, ठीक है, कैसे करेंगे। अब यहाँ पे सब लोग देखो, यहाँ पे मुझे क्या दिया था, मुझे क्या पूछा था, ये पीवी ग्राफ है, सब लोग यहाँ पे देखो, पीवी ग्राफ है। पंगा हुआ क्या था, क्या पंगा था कि ये जो यहाँ पे है, यहाँ पे ये जो चीज है, ये वी इनिशियल है, ये वी फाइनल है, मुझे यहाँ पे ये है पी इनिशियल, ये है पी फाइनल, जो भी है, बट प्रॉब्लम ऐसे था कि मैं इसका, मुझे एरिया निकालना था, ये वाला पूरा एरिया में नहीं निकाल सकता, डायरेक्टली नहीं निकाल सकता मैं एरिया। और यहाँ पे मैंने बोला था टेम्परेचर T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट को कौन सी प्रोसेस बोलते थे हम लोग, T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट को कौन सी प्रोसेस बोलते थे हम लोग, आइसोथर्मल प्रोसेस थी, ठीक है। तो मेरे को पता था कि भाई मेरी आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। अब मैं वर्क डन निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे वर्क लिखता हूं, ठीक है। सो माय वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी,
P dV from V initial to V final। ये सबको समझ में आया? V initial to V final। एक चीज मैंने बचपन में पढ़ी थी, पीवी इज इक्वल टू हमेशा क्या होता है, पीवी इज इक्वल टू हमेशा क्या होता है, एनआरटी होता है। तो पी के जगह हम क्या डालेंगे, यहाँ पे जो पी है उसके जगह क्या डालेंगे, एनआरटी बाई वी डालेंगे कि नहीं? क्योंकि मैंने हमेशा बोला था पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, दिमाग में रखो। तो एनआरटी बाई वी यहाँ पे डाल दो। तो मुझे तो एनआरटी बाई वी यहाँ पे मैंने डाल दिया, तो मेरा क्या बन गया, वी इनिशियल टू वी फाइनल। पी के जगह एनआरटी बाई वी डालेंगे और डीवी करेंगे। अब एनआरटी इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, एनआरटी कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एनआरटी तो इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ वी इनिशियल टू वी फाइनल डीवी बाई वी। डीवी बाई वी को क्या लिखते हैं, व्हाट इज वी, वन बाई वी डीवी। वन बाई वी डीवी का इंटीग्रेशन क्या होता है, एल एन वी। अरे वन बाई एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, अरे वन बाई एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एल एन एक्स। तो यहाँ पे एल एन वी, लिमिट डाल दो, वी इनिशियल वी फाइनल। तो आंसर क्या आने वाला है, अरे अभी तो किया अपन ने, एनआरटी ln ऑफ वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। उसको डायरेक्टली लिख सकते हैं अपन, वी फाइनल बाई वी इनिशियल लिख सकते कि नहीं? तो मेरा वर्क डन आया कि नहीं? ये चीज फॉर्मूला बन गया एक चीज इसका, इसमें वर्क डन का। ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है guys। ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है। वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, एन आर टी ln ऑफ वी फाइनल बाई वी इनिशियल होता है। काम खत्म। सबको समझ में आ रहा है? सबको सबको अरे एलन को कैसे रिमूव करोगे, ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा। सबको समझ में आया क्या? इसको लिख दो, इसको सबको लिख दो, हाउ टू फाइंड वर्क डन गाइस, इसको लिख दो सब लोग। तो मैंने अभी कौन सा प्रोसेस बताया, बताओ मुझे, कौन सा तीन प्रोसेस बताया मैंने, कौन से प्रोसेस बताए, आइसोबारिक बताया, आइसोकोरिक और आइसोथर्मल, बराबर। आइसोकोरिक, आइसोबारिक और आइसोथर्मल, ये तीन प्रोसेस मैंने बताया आपको। अलग 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 ग्राफ बताए मैंने, बताया कैसे वर्क डन निकालते हैं, वर्क डन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो वर्क के बारे में भी थोड़ा बहुत आपको आइडिया आ गया सबको गाइस? किन लोग को एक कंफ्यूजन है यहाँ पे, देखो मैं एक छोटा सा कंफ्यूजन है सब यहाँ पे बता रहा हूँ, सब लोग यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे देखो, इंटीग्रेशन ऑफ, कोई बोलेगा सर इंटीग्रेशन ऑफ डीवी बाई वी, वो वी इनिशियल वी फाइनल कर दिया आपने। डीवी बाई वी का इंटीग्रेशन क्या होता है, एल एन वी होता है। और इसको हम लोग डालते हैं लिमिट्स, वी इनिशियल से लेके वी फाइनल, सब इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहिए तो इसको हम लोग क्या लेंगे, एल एन वी फाइनल माइनस एल एन वी इनिशियल। ये सब कुछ हुआ था, इसको ही हम लोग मैथमेटिकली लिखते हैं एल एन वी फाइनल बाई वी इनिशियल। तो मैंने ये सारा का सारा डायरेक्टली इधर से इधर लिख दिया। ये सब कुछ आपको समझना था। एडियाबेटिक में भी ग्राफ होता है, लेकिन एडियाबेटिक में अभी नहीं बताऊंगा, वो थर्ड लेक्चर में बताऊंगा, मतलब अगले थर्सडे, क्योंकि मंडे को मैं एक नॉवल बताऊंगा, मंडे को और कुछ कुछ चीजें, मतलब थर्मोडाइनमिक्स अपना खत्म हो जाएगा। थर्सडे को हम लोग थोड़ा सा अपर लेवल का थर्मोडाइनमिक्स, मतलब हर एक चीज जो छोटी छोटी बच्ची होगी वो सब कर लेंगे और कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ डीवी बाई वी, वी इनिशियल टू वी फाइनल, एल एम वी, वी इनिशियल टू वी फाइनल, इस तरीके से होता है। ये डायरेक्टली स्टेप मैंने अंदर लिखा नहीं, मैंने सीधा इधर से इधर लिख दिया, ठीक है। और ये आपको लिखना है यहाँ पे, देखो मैंने सीधा इधर से इधर ये लिख दिया, क्योंकि एनआरटी कांस्टेंट है ना। यहाँ पे ध्यान में रखना, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो इसलिए पी को हम लोग क्या लिखते हैं, एनआरटी बाई वी। तो एनआरटी कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर,
समझ में आ रहा है? हाँ, मैं स्टोरी बताऊंगा आने वाले लेक्चर्स में, अभी नहीं। ठीक है, चलो गाइस, इतना लिख के खत्म कर लेते हैं, फिर मिलते हैं। ठीक है गाइस, बाय कर लेते हैं। मुझे पता है आपका सब ऑफलाइन विफलाइन भी जा रहा है, बहुत सारी चीजें जा रही है, मुझे पता है कि ये बर्डन हो जाता है। ठीक है, चलो मिलते हैं गाइस। अब धीरे धीरे आप यूज टू हो जाओगे, ऑफलाइन लेक्चर्स ऑनलाइन लेक्चर्स सब कंबाइन में। आपका दिन लंबा जाएगा लेकिन यूज टू हो जाओगे आप। ठीक है, चलो बाय गाइस। बाय गाइस। अगले लेक्चर में वापस मैं थोड़ा सा रिवीजन कराऊंगा और बहुत सारी चीजें आगे बताऊंगा। ठीक है गाइस, बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हुए अपने। यस, दिव्या विल सेंड द पीपीटी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें। ठीक है, बाय गाइस। चलो बाय गाइस, बाय गाइस, बाय गाइस, बाय बाय बाय।